हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल आपके सर के ऊपर हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं आपके, जहां से क्वेश्चन आए भी हैं, तो वो आपको मैं करवाने जा रहा हूँ। एक वन शॉट मैराथन है ये स्पेशल, और इसमें आपके जितने भी गद्य खंड के अंतरा हो या अंतराल हो, और जितने भी काव्य खंड से क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में कवर करवा दिए जाएंगे। और इसके फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप एकलव्य स्टडी पॉइंट का जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @class12 ESP न्यू ग्रुप, आप इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम सारी पीडीएफ्स मिलेंगी, सारे लेटेस्ट अपडेट और सारे वीडियोस के लिंक, प्लेलिस्ट के लिंक वगैरह आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। कोई क्वेरी होती है तो आप एकलव्य स्टडी पॉइंट यूजर नेम इंस्टाग्राम पे आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो आपकी बुक है अंतरा, ठीक है भाई, अंतरा बुक है, और अंतरा बुक से, अंतरा भाग 2 से जो आपका पहला चैप्टर है गद्य खंड का, वो है प्रेम घन की छाया स्मृति। रामचंद्र शुक्ल जी वाला जो चैप्टर है, ठीक है। तो प्रेम घन की छाया स्मृति, इसमें मैं आपको बताता हूं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देखिए जो बनता है वो है, लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो जब आपने ये प्रेम घन की छाया स्मृति चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपने लेखक के फादर, जो लेखक के पिताजी हैं, उनकी कुछ विशेषताओं को भी जरूर पढ़ा होगा। जैसे वो फारसी के अच्छे विद्वान थे, यानी कि जो पर्शियन लैंग्वेज होती है वो उनको बहुत अच्छी बखूबी आती थी, ठीक है, वो उसके विद्वान थे। इसके अलावा जो लेखक के पिता थे उनको पुरानी हिंदी कविता, यानी कि जो कविता जब स्टार्ट हुई थी हिंदी में, जो पुरानी वाली हिंदी की कविता है स्टार्टिंग की, उसको पढ़ना बहुत पसंद था। और फारसी कवियों की कुछ लाइनों को हिंदी कवियों की कुछ लाइनों से मेल करके बहुत मजा आता था। कुछ लाइनें फारसी की उठा ली, कुछ लाइनें हिंदी की उठा ली, फिर दोनों को मर्ज करके वो कुछ अपना ही बनाते थे। और रात को वो घर के सभी लोगों को इकट्ठा करते थे, एकत्रित करते थे, और रामचरितमानस और रामचंद्रिका का पाठ करवाया करते थे, ठीक है, सबको पढ़ के बताते थे। तो ये लेखक के जो पिता थे उनकी कुछ विशेषताएं हैं। और साथ साथ जो हिंदी साहित्य में बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, भारतेंदु जी। तो भारतेंदु जी जो थे, उनके नाटक लेखक के पिता को बहुत पसंद आते थे। तो ये कुछ विशेषताएं आप बता सकते हो अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है तो। अगला प्रश्न है हमारा, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी। यानी कि जो बद्री नारायण चौधरी जी थे, जिनको प्रेमघन कहा जाता था, तो उनका जो पहली बार में जो लुक था, जब इन्होंने देखा था, वो कैसा था। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, एक दिन लेखक अपनी मित्र मंडली के साथ, जितने भी उनके दोस्त थे, वो सारे के सारे मिलकर 1.5 मील का सफर तय करते हैं, और प्रेम जी के, यानी कि जो प्रेमगंज जी हैं, उनके मकान के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। सारे के सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दोस्त हैं सारे, और वो देखते हैं कि नीचे का जो वो बरामदा था वो खाली था, लेकिन ऊपर का जो बरामदा था वो सघन लताओं से, यानी कि वहां पे पेड़ पौधे हरियाली सी थी ऊपर के बरामदे पर, और बहुत अच्छा ढका हुआ था। ओके जी, अब आगे देखते हैं। उसे ऊपर के ही बरामदे में बीच बीच में खंबे भी बने हुए थे और खाली जगह भी दिखाई पड़ती थी। यानी कि वो सब देख रहे हैं कि प्रेमगंज जी का जो मकान है वो देखने में कैसा है। ठीक है, नीचे का बरामदा खाली है, ऊपर का बरामदा जो है वो पेड़ पौधों से और लताओं से ढका हुआ है, बीच बीच में खंबे भी हैं और खड़े होने की जगह भी है। और उसी और मुझसे देखने के लिए कहा गया। सभी दोस्तों ने बोला देखो देखो वहां पर देखो, लेकिन लेखक को कोई दिखा नहीं। फिर कुछ देर बाद एक लड़के ने उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया कि वो देखो लताओं के बीच में पीछे मूर्ति की तरह जो खड़े हुए हैं, वही प्रेमगंज जी हैं। तो तब इनको पता चला कि अच्छा, जिनके दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए हैं वही वाले हैं क्या। हाँ, तो जिनके कंधों पर बाल बिखरे हुए थे, लंबे बाल थे उनके, तो वो देखने से नजर आए, तो वही थे प्रेमगंज जी। उनका एक हाथ जो है वो खंबे पर था, जो बरामदा सा बना हुआ था, एक स्तंभ था, उसके ऊपर वो ऐसा हाथ रख के खड़े हुए थे। और इसी प्रकार लेखक ने प्रेमघन जी की पहली झलक देखी। ठीक है, ये इनकी पहली मुलाकात, या आप कह सकते हो पहली झलक थी, जो कि उन्होंने बताई है। निसंदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रकार का जिक्र किया है। तो इस चैप्टर के अंदर एक वर्ड बहुत आया है,
निस्संदेह नाम से। तो लेखक के जितने भी दोस्त थे, जो मित्र मंडली के लोग थे, वो बोलचाल की हिंदी में बात करते थे, जिसमें बार बार एक वर्ड आता था जिसको हम कहते हैं निस्संदेह। तो निस्संदेह वर्ड का जब बार बार रिपीटेशन होता था तो हुआ क्या, जहां पर वो रहते थे वहां ज्यादातर वकील वगैरह लोग रहते थे, कोर्ट कचहरी वाले अफसर रहते थे। तो जब भी वो बच्चों को बात करता हुआ सुनते थे तो उनको निसंदेह वर्ड बार बार सुनने में आता था, और वो लोग उर्दू बोलते थे और मित्र मंडली वाले लोग बोलचाल की हिंदी में बात करते थे। तो उन लोगों के कानों में इनकी बोली कुछ अनोखी लगती थी, है ना, दोनों की बोली अलग है। जो वकील वगैरह हैं वो उर्दू में बात करते थे, और जो ये दूसरे वाले लोग हैं ये बोलते थे अपनी बोलचाल की हिंदी में, बातचीत इनकी वगैरह होती थी, ठीक है। तब होता क्या है कि जब वो बार बार इन बच्चों को सुनते और एक ही वर्ड इनके मुंह से निकलता कि हाँ भाई जो निस्संदेह वर्ड है, तो इन्होंने क्या करा कि वो जितने भी लोग थे जो मंडली वाले थे उन्होंने बोला अरे ये तो निस्संदेह है, उनका नाम ही निस्संदेह रख दिया। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं को उजागर किया है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चौधरी साहब हैं प्रेमगंज जी, तो इस चैप्टर को पढ़कर आपको उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व कैसा लगा, क्या क्या बातें समझ में आई, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला, चौधरी साहब जो है वो लंबे लंबे बाल रखा करते थे और दोनों कंधों पर उनके बाल बिखरे रहते थे। ये इनकी पर्सनैलिटी की पहली विशेषता है, इनके व्यक्तित्व की। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, तो उनके बाल ऐसे रहते थे। इसके अलावा होली, वसंत पंचमी का जब त्योहार वगैरह होता था तो उनको ये त्योहार मनाने का बहुत शौक था, उनको बहुत अच्छा लगता था त्योहार वगैरह सेलिब्रेट करना। तो हर बार जब भी त्योहार होता था तो उनके घर पर नाच रंग और उत्सव की तरह उस त्योहार को मनाया जाता था, नाच गाकर। ओके। इसके अलावा चौधरी साहब की प्रत्येक अदा से एक रियासत टपकती थी और एक तबीयतदारी अमीरी झलकती थी। यानी कि वो देखने में अच्छे खासे रईस लगते थे। एक होता है ना, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना, तो वो उनका था, वो स्टैंडर्ड उनका मेंटेन था, बहुत अच्छे से मेंटेन था। इसके अलावा छोटे से छोटे काम के लिए भी वो नौकरों पर ही निर्भर रहते थे, नौकर चाकर लोगों से ही वो अपना सारा काम वगैरह करवाया करते थे। नौकरों के साथ जब वो बातचीत करते थे तो वो बात करने का लहजा भी उनका सुनने लायक होता था। बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात करते थे, तरीके से बात करते थे, चाहे नौकर क्यों ना हो, पर उस नौकर से भी बात अच्छे से वो किया करते थे। लेखक का रुझान और रुचि साहित्य की ओर कैसे बढ़ती गई। अब देखो, ये जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनका हिंदी की जो नई कविता है, जो आधुनिक साहित्य है, वो उनको बहुत पसंद था, किताबें पढ़ना बहुत पसंद थी हिंदी की। तो वो सबसे पहले तो पंडित केदारनाथ जी के लाइब्रेरी से किताबें लाते थे, पुस्तकें, और ला लाकर उन किताबों को पढ़ते थे। तो जब ये पंडित केदारनाथ जी की लाइब्रेरी से किताबें ला लाकर उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो उनको और इंटरेस्ट आने लगा। ठीक है भाई। तो लेखक जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे हिंदी का जो नया साहित्य और जो नई नई चीजें आ रही थी हिंदी में, उसकी तरफ लेखक का इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। उनके घर में जीवन प्रेस की किताबें आती थी। ठीक है, जीवन प्रेस की किताबें आती थी जिनको वो बहुत चाव से पढ़ते थे। ये एक पब्लिशर, एक पब्लिशिंग हाउस होगा जीवन प्रेस, वहां से किताबें भी आया करती थी। ठीक है भाई। अब हमारा जो दूसरा चैप्टर है सुमिरनी के मन के, अब मैं आपको इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रहा हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आइए देखते हैं। लेखक बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली। जब बालक बच गया चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें यह हेडिंग आई थी कि लेखक ने सुख की सांस क्यों ली। होता क्या है, जो बच्चा था ना इस चैप्टर में, उसके पिता और उसके शिक्षक बच्चे की जो एक स्वाभाविक प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है, जो बचपनापन होता है, बचकानापन, वो उसका गला घोट देना चाहते थे, उस बच्चे को रोबोट बनाना चाहते थे, रटा रटाया। तो हुआ क्या, लेखक बैठा बैठा उस बालक के प्रश्नों को सुन रहा था और सोच रहा था कि किसी बालक को जिसकी अभी खेलने खाने की उम्र है उस पर शिक्षा का इतना दबाव डालना क्या उचित है। आपको पता है कितना ज्यादा उस बच्चे से सवाल किए जा रहे थे, है ना। तो जब बच्चे ने लड्डू मांगा, तो जब उसको बोला गया भाई बता तुझे इनाम में क्या चाहिए, तो बच्चे ने बोला मेरे को लड्डू चाहिए। तब लेखक को लगा कि भाई चलो शुक्र है इसने कम से कम ये तो रटा रटाया आंसर नहीं दिया, एटलीस्ट उसको इनाम में लड्डू चाहिए,
जो उसने मांग लिया है। तो अभी भी इसका जो स्ट्रेस है, इसके ऊपर जो दबाव डाला गया है, उससे इसको उबारा जा सकता है, अगर इतना दबाव आगे के लिए इस पे ना दिया जाए तो इसीलिए लेखक ने सुख की सांस भरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी जिसका जिक्र लेखक ने किया है? तो ढेले चुन लो, आपको एक मैंने पढ़ाया था। तो उसमें क्या है कि वैदिक काल में हिंदुओं में जो लड़का होता है वो एक पहेली पूछता था, और जो नारी होती है वो उसका रहस्य बताती थी। ठीक है, उस पहेली को वो बूझती थी। फिर क्या है, स्नातक पढ़कर स्नान करके अच्छे से सब कुछ पढ़ा लिखा आदमी नहा धोकर माला पहनकर किसी बेटी के बाप के घर पहुंच जाता था। ठीक है, ये पुराने जमाने की बात है। वह उसे गौ भेंट करता था। पीछे वह कन्या के सामने कहीं सात तो कहीं कम या ज्यादा कुछ मिट्टी के ढेले रखता था। गाय भेंट करके उसके आगे, लड़की के आगे क्या रखता था? मिट्टी के ढेले रखता था। अब वो मिट्टी के ढेले अलग अलग जगह के होते थे, और लड़की को बोला जाता था कोई भी एक ढेला उठा लो। और इस मिट्टी में कौन सा ढेला कौन सी मिट्टी का है ये सिर्फ नर को पता है। कहाँ की मिट्टी है सिर्फ नर को पता है। ऐसे में बिल्कुल भी लड़की को नहीं पता होगा कि ये मिट्टी कहाँ से लेकर आ रहा है सामने वाला लड़का। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुर्लभ बंधुओं की पेटियों की कथा लिखिए। तो देखो, दुर्लभ बंधु जो है वो बाबू हरिश्चंद्र द्वारा लिखा हो गया एक नाटक है, और इसकी जो नायिका है उसका नाम है पुरसरी, जो मेन फीमेल लीड इसमें है। और इसमें पुरसरी के सामने सोना चांदी और लोहे की तीन पेटियां हैं। तीनों पेटियों में से एक में उस नायिका की प्रतिमूर्ति है। ठीक है, मान लो एक मूर्ति से रखी हुई है सोना, ठीक है, इसके अलावा लोहा और चांदी, इसमें से एक में उसकी मूर्ति निकलेगी। इसका स्वयंवर होना है। तो जो स्वयंवर की शर्त ये है कि जो भी आएगा लड़का वो उनमें से कोई भी एक पेटी को खोलेगा, और किसी एक पेटी में उस पुरस्त्री की मूर्ति निकलेगी। अब जो ज्यादा लालची है, अकड़बाज है, वो सोने वाली पेटी को चुनेगा, और सोने वाली में कुछ नहीं निकलता, उल्टे पैर वो लौट जाता है। जो थोड़ा और लोभी है थोड़ा, वो चांदी वाले पिटारी को देखेगा तो उसको अंगूठा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो सच्चा प्रेमी होगा वो लोहे के पेटी को छुएगा, और उसी में से वो मूर्ति निकल जाएगी, और उसका विवाह उससे हो जाएगा पुरसरी से। ये कहानी थी। जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? अब मिट्टी का ढेला कौन कैसा होगा, तो इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगर वेदी की मिट्टी का ढेला उठाया है तो जब आपका बच्चा होगा भविष्य में वो वैदिक पंडित बनेगा। अगर गौशाला की मिट्टी का ढेला चुना है तो आगे बच्चा जो है वो पशुओं का धनी होगा। खेत की मिट्टी छुई है तो संतान आगे चलकर बड़ा जमींदार बनेगी। लेकिन अगर शमशान घाट या मसान की मिट्टी को छू लिया उस ढेले को, तो ये बहुत अशुभ माना जाता था। यदि वह नारी विवाहित हो जाए तो घर ही मशान कर देगी। तो ऐसे में फिर उस लड़की से शादी नहीं होती थी अगर किसी लड़की ने मसान की मिट्टी उठा ली हो। यदि नर के सामने मसान की मिट्टी छू ले तो उस कन्या का कभी विवाह नहीं होगा। लेकिन किसी दूसरे नर के सामने वो कोई और मिट्टी को उठाए तो उसका विवाह हो जाएगा। पर जिसने अपनी आंखों से देखा है उसको मसान की मिट्टी छूते हुए, वो लड़का कभी उस लड़की से शादी फिर नहीं करता था। अब यहाँ पे हमारा जो अगला चैप्टर है वो है संवदिया। ठीक है, संवदिया से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं, अब मैं वो आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पहला प्रश्न है हमारा, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोबिंद उसके मायके तक क्यों नहीं पहुंचा सका? आखिर क्या बात थी भाई, बड़ी बहुरिया का जो संदेश था हरगोबिंद संवदिये ने क्यों नहीं पहुंचाया? देखो भाई, बड़ी बहुरिया की मानसिक पीड़ा बहुत ज्यादा थी और यातना उसने बहुत झेली थी। तो हरगोबिंद उसको अच्छी तरीके से समझ रहा था, क्योंकि देखो बड़ी बहुरिया गांव की लक्ष्मी जैसी है और हरगोबिंद उनको अपनी माता समान मानता था। तो उसके मायके पहुंचकर जब वो संदेश सुनाने गया तो उसने देखा वहां के मायके का माहौल बहुत खुशनुमा सा वातावरण है, सभी लोग बहुत खुश हैं और बहुत उसकी आओ भगत कर रहे हैं। तो उस हरगोबिंद संवदिये की हिम्मत नहीं हुई कि वो अंदर से बोले कि आपकी बेटी बहुत दुख में है, जो बड़ी बहुरिया है हमारे गांव की लक्ष्मी है। तो वो बेचारा चुप हो गया, उसने कुछ बोला नहीं वहां पे, क्योंकि एक तरीके से उसकी गांव की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती अगर लक्ष्मी समान जो वो बड़ी बहुरिया है वो गांव छोड़कर अपने मायके आ जाती। तो उसकी वेदना का समाचार हरगोविंद किस मुंह से सुनाएगा, इसलिए वो बता नहीं पाया। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया, इससे उसकी कौन सी विशेषता उद्घाटित होती? तो जब वो वापिस जलालगढ़ पहुंचा
तो बड़ी बहुरिया का उसका आमना सामना हुआ, भाई बचेगा कब तक, वो उसको बताना तो पड़ेगा ना आखिर क्या हुआ वहां पे। तो जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोबिंद ने ये एक संकल्प लिया कि देखो, मैंने आपका समाचार नहीं सुनाया, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा। मैं आपके घर का सारा काम करूंगा, आप मेरी माँ के बराबर हो और आप सारे गांव की भी माँ हो। अब आपको गांव छोड़कर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि हरगोबिंद कितना कर्तव्यनिष्ठ आदमी है। स्वामी भक्ति, यानी कि वो अपने बड़ी बहुरिया को अपना स्वामी, अपनी माँ समान समझता है और वो एक तरीके से उनकी बहुत सेवा करना चाहता है, दिल से सेवा करना चाहता है। संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है। तो देखो, संवदिया वो आदमी होता है जो मैसेंजर होता है, वो मैसेज पहुंचाना उसका काम है, ठीक है। तो संवदिया जब वहां का वातावरण देखेगा ना, जिधर भी वो संवाद लेकर जाएगा, तो वो वातावरण को सूंघ कर बता देगा कि भाई यहाँ का पॉजिटिव मैसेज है या नेगेटिव मैसेज है। तो संवदिया बहुत भावुक है, इमोशनल है, बहुत संवेदनशील है, सेंसिटिव है, समझदार है, यानी कि इंटेलिजेंट है। ये दो तीन खूबियां हैं उसके अंदर। और क्या है, बहुत ईमानदारी से वो अपना काम करता है, दूसरों की मदद करता है, और थोड़ा सा वो तेज तरार और चतुर भी है, ठीक है, इसमें नो डाउट वो थोड़ा सा चतुर भी है। तो गांव वालों के मन में तो ये है कि संवदिया जो है निठल्ला है, कामचोर पेटू है, खा पी कर पड़ा रहता है, लड़कियों की जी हजूरी करता है, औरतों के आगे पीछे रहता है, बिना मजदूरी के औरतों का गुलाम है और कहीं भी चला जाता है। तो ये संवदिया की अवधारणा है गांव वालों के मन में। बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी। तो आखिर बड़ी बहुरिया को प्रॉब्लम क्या आ रही थी जहां पे वो रहती थी। देखो भाई, बड़े भैया जी की जब डेथ हो गई थी तो बड़ी बहुरिया पड़ गई थी बहुत अकेली। जो जितने तीनों देवर थे उनकी लड़ाई झगड़ा देखकर और हवेली का बंटवारा देखकर वो बहुत दुखी थी, और सारे उसके देवर वगैरह शहर में जा बसे थे। एक नौकर था उनके पास, वो भी भाग गया। अब यहाँ पे खाने के लाले पड़ गए बड़ी बहुरिया को। उधार इतनी ले ली, कर्ज इतना ले लिया कि आए दिन कोई ना कोई पैसे मांगने वाला दर पे आ ही रहा है। अब वो बेचारी केवल बथुए का साग खाकर जिंदा थी, गुजारा कर रही थी, इसके अलावा उसके पास कोई चारा था ही नहीं। तो इसलिए बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश भेजना चाहती थी कि आकर मुझे ले जाओ, मैं अपने मायके वालों की नौकरी करूंगी, मैं कुछ भी करूंगी, सारा काम करूंगी, पर मुझे इस गांव में अब नहीं रहना। यह संदेश वो भिजवाना चाहती थी। हरगोबिंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है। तो देखो, हरगोबिंद जो संवदिया था, जब वो उस हवेली पे पहुंचता है, जब उसको बुलावा आता है बड़ी बहुरिया का, तो वो फ्लैशबैक में चला जाता है। हरगोविंद देखता है कि बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की यादें उसको हिट करती हैं, जहां दिन रात एक टाइम था इस हवेली में नौकर नौकरानियां मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से खुद सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। अनाज साफ करते ना ऐसे ऐसे, वो खुद कर रही है। एक टाइम पे नौकर चाकर ये सब काम करते थे। तो कभी बड़ी बहू इन कोमल हाथों में सिर्फ मेहंदी लगवाती थी और आराम से बैठ के रेस्ट करती थी। बाकी सारा काम घर के नौकर चाकर वगैरह ही किया करते थे, वो कुछ भी नहीं करती थी। और जो गांव की नाइन थी जो उनको मेहंदी वगैरह लगाती थी, वो तो केवल उनको मेहंदी लगाकर ही अपना पालन पोषण कर लिया करती थी। जहां कल कर्ज लेने वालों की लाइन लगी रहती थी, आज वहां पर कर्ज मांगने वाले आते हैं कि भाई मैंने तुम्हें पैसे उधार दिए थे, कब तक वापस दोगे, कब तक मुझे लौटाओगे। तो ये हालात हो चुके हैं, ठीक है। संवदिया डटकर खाता है और अफरकर सोता है, इस लाइन का क्या मतलब है। देखो भाई, संदेशवाहक यानी कि जो संवदिया है, उसको माना जाता है कि भाई वो कहीं दूर से आता है किसी का संदेश लेकर, सफर में आने में उसको बहुत दिन लगते हैं, जिससे वो बहुत थक जाता है। तो जहां भी वो संदेश देने वाले के घर जब वो पहुंचता है, ठीक है, तो वहां लोग उसकी खातिरदारी बहुत अच्छे से करते हैं। संवदिया जिस किसी के भी घर जाता है, दूर से आता है, तो उसको खाना अच्छा मिलता है, क्योंकि वो भूखा प्यासा होता है, तो वो बहुत सारा भोजन खाता है। और इतनी थकान होती है तो फिर वो कई दिनों की थकान उतारने के लिए सोता है फिर। अब हमारा अगला चैप्टर है गांधी, नेहरू और यासेर अराफात। अब इस चैप्टर के क्या क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार उनके व्यक्तित्व की किस खूबी को दर्शाता है। तो जो बीमार बच्चा था, गांधी जी का उस बच्चे के प्रति क्या बिहेवियर था,
क्या व्यवहार था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो गांधी जी जो थे वो बहुत दयालु थे और अच्छे बड़े दिल वाले आदमी थे। वो बीमार लोगों की सेवा करना अपना धर्म समझते थे। तो जब बच्चे के पेट में दर्द बहुत ज्यादा असहनीय हो गया, जब उससे सहन नहीं हो रहा था, तो वो सिर्फ बापू बापू चिल्ला रहा था। तो जब बापू ने सुना तो वो वहां गया, बापू ने उनकी पीठ को सहलाया और उसको उल्टी करवाई और उसको हल्का फील करवाया। तो गांधी जी रोगियों की मनोस्थिति को भांप कर उनसे बहुत प्यार भरा व्यवहार करते थे। तो जिन रोगियों के पास लोग जाने से कतराते हैं, जैसे टाइफाइड वगैरह का रोगी है, गांधी जी खुद उनके पास जाते थे। तो इससे पता चलता है कि उनका व्यक्तित्व काफी अच्छा था, हम कह सकते हैं। फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण एवं समर्थन भरा क्यों था? देखो होता क्या है, फिलिस्तीन और भारत दोनों ही साम्राज्यवादी शक्तियों का शिकार रहे हैं। हम ब्रिटेन का शिकार रहे हैं। और साम्राज्यवादी शक्तियां क्या करती हैं? छोटे मोटे देश को अपना गुलाम बनाती हैं। ठीक है जी। तो साम्राज्यवादी शक्तियां कई देशों पर अन्याय कर रही थी और अपने कंट्रोल में करना चाहती थी छोटे मोटे देशों को। और भारत खुद फिलिस्तीन की तरह साम्राज्यवादी शक्तियों का अन्याय का शिकार रह चुका था। तो इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वालों के साथ भारत हमेशा से सहानुभूति रखता है और खड़ा रहता है। और भारत के लोग फिलिस्तीन के लोगों को सही मानते थे। और उनका जो आंदोलन था कि जो उनको आजादी चाहिए, तो उसमें भारत भी उनके साथ था। तो इसमें फिलिस्तीन के जो मेन नेता थे वो यासिर अराफात थे। और वो गांधी जी को तो अपना आदर्श मानते थे। वो गांधी जी को अपना भी उतना ही आदरणीय मानते थे जितना इंडिया में उनको माना जाता था। ठीक है भाई। कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया? तो अब यहां पे बात आती है नेहरू जी वाली स्टोरी की। देखो, शेख अब्दुल्ला का नेतृत्व था कश्मीर के अंदर, और झेलम नदी पर पूरे शहर को सजाया गया था अच्छे से। सातवें पुल से लेकर अमीरा कदल तक बहुत बड़ा एरिया है। गांव में एक शोभा यात्रा निकलनी थी, और ये देखने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। नदी के दोनों ओर हजारों हजार कश्मीर के निवासी नेहरू जी का स्वागत करने के लिए आए हुए थे। तो ये कश्मीर के लोगों ने बहुत बड़ा स्वागत किया। फिर यासिर अराफात ने ऐसा क्यों बोला कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए? इस कथन के आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व के पर प्रकाश डाली। तो इससे ये पता चलता है गांधी जी केवल भारत के नेता नहीं थे, वो बाहर के लोग भी उनको रिस्पेक्ट देते थे। और गांधी जी भी सहानुभूति रखते थे फिलिस्तीन के प्रति, क्योंकि फिलिस्तीन के ऊपर भी साम्राज्यवादी शक्तियों का बहुत तगड़ा प्रभाव था। और गांधी जी मानते थे वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया हमारा एक परिवार है और हम सबको मिलजुल कर एक रहना चाहिए। तो ये है उनकी लोकप्रियता का कारण। लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार का रहा? तो गांधी जी भाई सुबह 7 बजे घूमने निकल जाया करते थे। और वे लेखक के जो भाई थे बलराज साहनी, उनके घर के सामने से गांधी जी गुजरा करते थे। और लेखक जो है हमारे भीष्म साहनी, वो उन्हें देखने के लिए और मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते थे। और वे सुबह जल्दी उठकर घर के सामने खड़े हो गए। और जब उन्होंने देखा आश्रम से गांधी जी निकल गए 7 बजे सुबह, तो उन्हें देखकर लेखक बहुत खुश हो गया। और लेखक का भाई तब तक सो ही रहा था। तो लेखक ने जल्दी से अपने भाई को जगाया कि जागो जागो, बाहर गांधी जी जाने वाले हैं। ठीक है। तो लेखक को अकेले उनके पास जाने में थोड़ा संकोच हो रहा था, हेजिटेशन हो रही थी, इसलिए वो जिद कर रहे थे कि आप भी मेरे साथ चलो, अपने भाई को कह रहे थे। तो बलराज जी ने उनका परिचय गांधी जी से करवाया। और गांधी जी से वो बात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था बात शुरू कैसे करें। तो लेखक ने गांधी जी को रावलपिंडी आने की याद दिलाई। तो ऐसे धीरे धीरे उनका कन्वर्सेशन शुरू हुआ, कुछ बात निकल कर आई, और धीरे 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 फिर दोनों में बातें शुरू हुई। तो लेखक बहुत उत्साहित और बहुत खुश हो गया गांधी जी से मिलकर। अखबार वाली घटना से नेहरू जी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता स्पष्ट होती है? तो एक अखबार वाली घटना हुई थी। तो उस घटना से क्या निष्कर्ष निकल कर आता है? तो हुआ क्या, नेहरू जी को कश्मीर में लेखक के फुफेरे भाई के बंगले में ठहराया गया। और लेखक और उसके फुफेरे भाई को नेहरू जी की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया कि आप नेहरू जी की ध्यान रखना भाई, कोई उनकी जरूरत है तो उसको आप देख लेना। तो लेखक नेहरू जी के साथ कई दिन तक रहे, परंतु नेहरू जी से उनकी कोई बातचीत डायरेक्टली नहीं हुई। रहे तो वो एक जगह पर उनकी बातचीत किसी प्रकार से नहीं हो पाई। तो एक दिन क्या हुआ, लेखक अखबार पढ़ रहा था और नेहरू जी भी अपने कमरे से निकलकर नीचे हॉल में आए चलते हुए। तो लेखक वहां पे भाई अपनी अखबार पढ़ने में बिजी था। ठीक है भाई। तो लेखक अपने अखबार जब पढ़ रहा था, तो हुआ क्या आगे, अखबार लेखक के हाथ में देखकर नेहरू जी एक कोने में चुपचाप खड़े हो गए जाके। उन्होंने सोचा
क्या पता भाई यहाँ पे वो बिजी है भाई, अखबार वगैरह पढ़ रहा हो। और लेखक ने सोचा कि नेहरू जी के मांगने पर वो अखबार दे देगा, जब नेहरू जी को जरूरत होगी तो वो पकड़ा देगा उनको। तो हुआ क्या, इसी बहाने बातचीत भी हो जाएगी। तो कुछ देर नेहरू जी चुपचाप खड़े रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने लेखक से बहुत विनम्र तरीके से बोला कि क्या आपने अखबार पढ़ ली, यदि पढ़ ली तो क्या आप मुझे दे देंगे। ये सुनकर लेखक को बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ कि अरे यार, देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर वेट कर रहा है, कब मैं अखबार पढ़कर उनको दूं, तो ये बहुत गलत है। तो इस प्रकार नेहरू जी का व्यवहार देखो कि वो कितने विनम्र हैं, विनम्रता का गुण था। और इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी लेश मात्र उनके अंदर अभिमान, किसी प्रकार की अकड़ नहीं थी अंदर। ठीक है। अगला है शेर, पहचान, चार हाथ और साझा। लघु कथाएं हैं, छोटी छोटी सी कहानियां, यहां से भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो बनते हैं वो मैं अब आपके सामने डिस्कस करूंगा। लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी, ये आपका पहला प्रश्न बनता है यहां से। तो होता क्या है भाई, लोमड़ी अपनी मर्जी से शेर के मुंह में इसलिए चली जा रही थी क्योंकि उसको लगता था कि शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है, जब अंदर जाओगे तो नौकरी मिलेगी, और वह वहां पर दरखास्त देगी और फिर उसे नौकरी मिल जाएगी। तो लोमड़ी अपनी लालच में थी, उसको लग रहा था कि अंदर जाकर नौकरी मिलेगी, इसीलिए वो गई। कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया है, तो देखो भाई, ये जो पूरी लघु कथा है इसमें शेर को व्यवस्था का प्रतीक बताया गया है। जो हमारे नेता लोग होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, जो लोगों को लालच देकर अपने मुंह के अंदर बुलाते हैं और बुलाने के बाद उनको शोषण करते हैं उनका। तो एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी लालच में समाते जा रहे हैं। ऊपर से देखोगे तो आपको शेर लगेगा अहिंसावादी है ना, शेर जो है वो बहुत अच्छा है, न्याय प्रिय है, बुद्ध का अवतार है। लेकिन जैसे ही आप उसके मुंह में प्रवेश करोगे ना, तब पता चलेगा आपको उसकी रियलिटी का, कि वो शेर है क्या। दहाड़ेगा, ऐसी झपटी मारेगा कि खा ही लेगा पूरा अंदर से। तो तात्पर्य यही है कि जो हमारी सत्ता होती है ना, जो नेता लोग होते हैं, वो तभी तक खामोश रहते हैं जब तक उनकी आज्ञा का पालन आप करोगे। जैसे ही आप किसी का विरोध करोगे ना, तो वही व्यवस्था, वही नेता खूंखार बन जाते हैं भाई। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है, ये अगला प्रश्न है आपका। कि शेर का जो मुंह है और जो रोजगार का दफ्तर होता है, देखो बहुत दिन रात का डिफरेंस है। शेर का मुंह बहुत भयानक होता है, जबकि रोजगार का दफ्तर जो है वहां पर रोजगार मिलता है। भयानक जैसा तो कुछ भी नहीं होता है वहां पे। फिर इसके बाद है, शेर के मुंह में लोग जाते हुए डरते हैं, लेकिन रोजगार के दफ्तर में या ऑफिस में लोग हंसते हुए जाते हैं, डरते थोड़ी हैं वहां पे। शेर के मुंह को देखकर मौत आंखों में नृत्य करने लगती है। जब आप शेर के पास जाओगे, उसके मुंह को देखोगे, तो आपको लगेगा आपकी मौत आपके सर के ऊपर नाच रही है। लेकिन जब आप रोजगार के कार्यालय में जाओगे, तो आपका रोजगार आपको अपनी आंखों में दिखेगा। और शेर के मुंह के अंदर लोग मरने के लिए जाते हैं, जबकि रोजगार के दफ्तर में लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, काम करने जाते हैं। शेर के मुंह में लंबे लंबे नुकीले दांत हैं, जबकि रोजगार के दफ्तर में बहुत सारे अच्छे बुरे आदमी रहते हैं, कोई दांत वांत तो वहां पे नहीं होते हैं। प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास, ये लाइन आई है इस कहानी के अंदर। तो ऐसा क्यों कहा गया है, इस लाइन का मतलब है कि जहां पर आपका विश्वास होता है ना, वहां प्रमाण का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि विश्वास के सामने प्रमाण का कोई अर्थ नहीं है। अगर आपको किसी पे ट्रस्ट है तो आपको प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं है। तो जैसा शेर लघु कथा में जंगल के जितने भी जानवर हैं वो शेर पे ट्रस्ट करके, अंधा ट्रस्ट करके जा रहे हैं, उनको ये विश्वास है कि वहां जाकर उनकी कामना पूरी होगी, लेकिन उनको रियलिटी का नहीं पता कि वहां अंदर जाकर उनके साथ होने क्या वाला है। तो शेर साहब के दफ्तर के कर्मचारी तो बस विश्वास करते हैं भाई, इसलिए वो कहते हैं कोई प्रमाण हम नहीं देंगे अंदर क्या है, आप आ जाओ बस विश्वास करके। तो लेखक ने कहा है कि रोजगार के दफ्तर का प्रमाण मांगने पर वे कह देते हैं कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास है। जब उन्होंने पूछा ना शेर के कार्यकर्ताओं से, भाई प्रमाण दो, क्या नौकरी अंदर मिल भी रही है, नहीं, वो कहते हैं अरे विश्वास रखो यार। राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले, देखो भाई, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एक राजा था, तो उसने कुछ हुक्म निकाले थे कि उसके राज्य के जितने भी लोग होंगे ना, वो सारे अपनी आंखें बंद रखेंगे, ताकि कोई देखे ना मैं क्या कर रहा हूँ, इससे मुझे शांति मिलती रहेगी और लोगों को भी शांति मिलेगी। यानी कि राजा का ये हुक्म है
कि लोग अपनी आंखें बंद करो, नहीं करोगे तो भाई आपकी आंखें निकलवा दूंगा, देखो मत मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, शांति से नहीं रहने दूंगा। तो इस शांति से जीने वाला मनुष्य अपनी आंखें बंद कर ले और राज में जो भी कुछ हो रहा है उसको अनदेखा करें। राजा जो करना चाहता है उसको कर लेने दो, कोई भी उसको डिस्टर्ब मत करो, देखो मत कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लो, कानों के अंदर ना एक लिक्विड डलवा लो पिघला कर, जिससे कि पर्दे फट जाएं, सुनाई ना दे कुछ भी क्या हो रहा है। तो सुनो मत, राजा कुछ भी कह रहा है तो सुनोगे राजा की बात तो जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति जीवित रहना चाहता है वो अपने कान बंद रखेगा, कान खोलना बिल्कुल अलाउड नहीं है। लोग अपने होठ सिलवा लें, क्योंकि बोलो मत, बोलोगे तो प्रोडक्शन में बाधा आएगी। तो राजा कहता है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो करो, दूसरे से बात मत करो, केवल अपना काम करने पे ध्यान दो, किसी से कोई बातचीत वगैरह नहीं करनी। मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या किया और उसका क्या परिणाम निकला। 4 हाथ लघु कथा एक है, तो उसके अंदर हमें बताया जाता है कि जो मजदूर थे उनका मील मालिक उनके 4 हाथ लगाना चाहता था, तो उसने बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों को अच्छी खासी सैलरी देके नौकरी पर रखा। कई साल तक एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च करी, और वैज्ञानिकों ने बोला कि ये असंभव है, 4 हाथ नहीं लग पाएंगे, आप खुद इस काम को कर लो। तो उन्होंने क्या करा, कटे हुए हाथ मंगवाए और मजदूरों को फिट करवाने लगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाया। फिर क्या हुआ, मजदूरों को लकड़ी के हाथ लगवाना चाहा उसने, लेकिन ये भी नहीं हुआ। फिर मालिक ने लोहे के हाथ फिट करवा दिए, यानी कि वो मजदूरों को कुछ ना कुछ ऐसा रोबोट समझ रहा था। तो हुआ क्या, फिर एट द एंड वो मजदूर ही बेचारे मर गए। आधी आधी फसल हाथी ने किस तरह बांटी। तो साझा वाला है ये। हाथी ने क्या करा, अपनी सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया खेत का किसान के, और उस किसान को बोला आओ मेरी सूंड में एक गन्ना है, एक सिरा तुम पकड़ लो, दोनों मिलकर खाएंगे, हो गया आधा आधा। और गन्ने का एक छोर हाथी के मुंह में था और दूसरा किसान के मुंह में। तो जैसे जैसे गन्ने को हाथी ने अपनी तरफ खींचा, वो किसान भी हवा में उड़ के खींचता शुरू हो गया, आता हुआ क्लोज। तो इस तरीके से उसने फसल बांटी, बहुत गंदे तरीके से। जहां कोई वापसी नहीं, ये अब हमारा अगला चैप्टर है। और जहां कोई वापसी नहीं में आपको कुछ पर्यावरण से रिलेटेड चीजों का पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कौन है। तो आधुनिक भारत में देखो, शरणार्थी वर्ड का मतलब समझो पहले। जब कोई अपने घर से डिस्प्लेस हो जाता है, घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहना पड़ता है मजबूरी में, याद रखना मजबूरी में शरणार्थी बनता है, कोई मर्जी से नहीं बनता। तो जब औद्योगिकरण की आंधी आती है, जब किसी के गांव को उजाड़ कर आप फैक्ट्रियां लगाओगे, जैसे सिंगरौली के नवा गांव क्षेत्र में हो रहा था, अनेक गांवों को उनके घर परिवेश से उजाड़ कर सदा के लिए उनको शरणार्थी बनाया जा रहा था। तो अब ये लोग भी शरणार्थियों की तरह भटकेंगे, इधर उधर अपनी शरण ढूंढेंगे। तो लेखक ने इन्हीं लोगों को आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा है, जो कि औद्योगिकरण के संकट के कारण जो निर्वासित होने वाले हैं। प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है। देखो, एक विस्थापन होता है प्राकृतिक रूप से, जब नेचर आपको जाने को मजबूर करे। होता क्या है कि भाई औद्योगिकरण का विस्थापन तो सोच समझ कर होता है, पर जो नेचर में होता है ना, वो सोचा समझा हुआ नहीं होता। अब प्राकृतिक विस्थापन में किसी का कोई लाभ थोड़ी होता है यार। जबकि औद्योगिकरण जब होता है तो उसमें ऑब्वियसली जो उद्योगपति हैं उनका फायदा है, वो उजाड़ेंगे अगर किसी का घर तो उनका तो फायदा ही होगा उसमें। तो औद्योगिकरण के कारण जो विस्थापन है उसमें सत्ताधारी लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, वो उनका फायदा होता है। और वो कहते हैं कि ये जो विस्थापन हो रहा है ना, ये विस्थापन नहीं है, ये तो विकास कर रहे हैं हम। और ऐसा प्राकृतिक विस्थापन में तो नहीं होता। प्राकृतिक विस्थापन कब होता है, मान लो ये आपका घर है, यहाँ पे भूकंप आया, ठीक है, तो हो सकता है कुछ समय के लिए आप इसको छोड़ के चले जाओगे, पर ऐसा तो नहीं है हमेशा के लिए आप जाओगे, कभी वापस भी आ जाओगे स्थिति नॉर्मल होने पर। लेकिन औद्योगिकरण के कारण अगर आपको उजाड़ दिया ना आपके गांव को, अगर फैक्ट्री बन गई, तो लाइफ में आप कभी वापस नहीं आ पाओगे उस जगह पे। तो प्राकृतिक विस्थापन में सिर्फ मनुष्य उखड़ता है, जबकि औद्योगिकरण के कारण अगर विस्थापन होगा तो आपका घर परिवार, ठीक है, आपका परिवेश, जिन लोगों से आप प्यार करते हो, सारी चीजें आपकी एक साथ खत्म हो जाएंगी, जो कि बहुत गलत है।
लेखक के अनुसार स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है। तो इसी चैप्टर में एक ट्रेजेडी वाला टॉपिक आता है। तो लेखक कहता है कि स्वतंत्रता भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये रही है कि हमारा देश जो है वो ज्यादातर यहाँ के सत्ताधारी लोग जो हैं, हमारे देश के जो नेता है, वो पश्चिम शिक्षा ज्यादा लेकर आ रहे हैं, पश्चिम वेस्टर्न एजुकेशन ज्यादा ले रखी है उन्होंने। तो होता क्या है कि पश्चिम की ही नकल करने में वो नेता लगे हुए हैं, देखा देखी में, और योजनाएं जितनी बना रहे हैं सब पश्चिम की देखा देखी में। हम भूल गए हैं कि हमारे यहाँ पर ह्यूमन और उनका जो कल्चर है, उन दोनों के बीच का बैलेंस बनना बहुत आवश्यक है। बैलेंस बिगड़ गया तो सब बेकार हो जाएगा। तो पश्चिम का मॉडल एज इट इज हमने ले लिया। हमने ये नहीं देखा कि औद्योगिक विकास से हमारे यहाँ पर कितना ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा, औद्योगिक विकास का हमारे देश के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमारे देश के जो नेता रहे हैं उनके मन में कभी ये बात आई ही नहीं, तो उनके मन में ये बात आनी चाहिए थी। अगर ये बात नहीं आई तो यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो है दूसरा देवदास। दूसरा देवदास चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं अब हम। पाठ के आधार पर हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती का भावपूर्ण वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है। तो दूसरा देवदास चैप्टर में हर की पौड़ी की जो आरती होती है उसमें वो वर्णन करना है क्या क्या उसमें होता है। तो देखो, हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा जी की आरती होती है, ठीक है। और ये जो गंगा जी की आरती होती है ये गोधूली बेला में होती है, इवनिंग के समय, ठीक है। और आरती के समय अचानक से सभी घाटों पर एकदम से दीपक जलते हैं, चारों तरफ बहुत रोशनी हो जाती है। सारे पंडित और पंडे अपने अपने आसन को छोड़कर खड़े हो जाते हैं जब गंगा आरती का टाइम आता है। उनके हाथ में अंगोछा लपेटकर वो पंचमांजलि नीलांजलि को धारण करते हैं, जिसमें वो ऐसे यूं घुमाते हैं आरती में, ठीक है। तो इस तरीके से वो करते हैं। पहले पुजारी संवेद स्वर में जय जय गंगे माता, जो कोई तुझको ध्याता, सारे सुख पाता, जय जय गंगे माता गाते हैं। फिर घंटे और घड़ियाल बजते हैं, ठीक है। और वो आरती, जो गंगा आरती है, वो शुरू होने लगती है। फिर क्या होता है, मन्नतों का दीपक लिए छोटी छोटी किश्तियां गंगा की नहरों में झलकती हुई आगे बढ़ती हैं। लोग अपने मन्नतों के दिए छोड़ते हैं जलाकर गंगा नदी में। और वहीं पर गंगा पुत्र हैं ऐसे लोग जो गोताखोर होते हैं, जो अंदर घुसकर सिक्के वगैरह निकाल कर आते हैं। और पुजारी जब थक जाते हैं गाते हुए आरती, तो लता मंगेशकर की सुरीली आवाज में ओम जय जगदीश हरे पूरे हरिद्वार में बजने लगता है। तो ये एक वहां का दृश्य बताया गया है कि ऐसा कुछ होता है। ज्यादातर औरतें गीले वस्त्र में गंगा जी की आरती में सम्मिलित होती हैं, क्योंकि हर कोई स्नान करके बाहर निकल रहा होता है, तो वस्त्र उनके गीले होते हैं। गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीविका और जीवन है। इस कथन के आधार पर गंगा पुत्रों का जीवन आपको बताना है। गंगा पुत्र कौन है? ये वो बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जो माँ गंगा की गोद में पले बड़े हैं, यानी कि जो वहीं पर रहे हैं। तो गंगा पुत्र गंगा मैया के आंचल में ही पले बड़े हैं, यहीं पर उन्होंने चलना दौड़ना तैरना सीखा है, और इसी माँ के आंचल में ही उनका बचपन पूरा बीता है। गंगा का जल ही उनका बसेरा है, यहीं पर वो रहे हैं। शाम के समय जब आरती होती है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जाकर अंदर घुसकर और सिक्के वगैरह इकट्ठा करके आते हैं। वे प्रत्येक डोने को ध्यान पूर्वक जांचते हैं। जो भी डोना निकलता है ना गंगा नदी से, वो देखने जाते हैं, उसको आराम से देखते हैं क्या पैसा है, क्या है इसके अंदर। तो दोने के पानी में जाते हुए झट से उसमें से वो पैसे निकाल लेते हैं और मुंह भरकर रेजगारी इकट्ठा करते हैं। रेजगारी, ठीक है, यानी कि जो खुले पैसे हैं पूरे वो सिक्के सिक्के मुंह में ऐसे भर लेते हैं और उसको बाहर ले जाते हैं। और इनकी जो बीवी और बहनें हैं वो बाहर घाट पर बैठ के रेजगारी बेचकर नोट कमाती हैं, सिक्के देती हैं, बदले में नोट ले लेती हैं। तो इस प्रकार से गंगा पुत्र का जो जीवन है वो गंगा मैया से ही चलता है, ये आपको बता दिया मैंने। पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में लेकर क्या आशीर्वाद दिया, और पुजारी द्वारा आशीर्वाद देने के बाद लड़के और लड़की के व्यवहार में अटपटापन क्यों आया। तो इसी दूसरा देवदास कहानी में एक इंसिडेंट होता है जब लड़की कहती है कि हम होता क्या है कि भाई पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में ले लिया, ठीक है। संभव पारो दोनों बैठे थे, सामने पुजारी था, दोनों रैंडम थे, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो इन्होंने ना जब बोला, कुछ पूछने पर हम बोला, तो पुजारी जी को लगा हम का मतलब है ये दोनों साथ हैं। तो उन्होंने पता है क्या कह दिया,
सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ साथ आओ, गंगा मैया तुम्हारी मनोरथ पूरी करे। अब वो थोड़ा अटपटापन फील होगा ना, ऑकवर्ड, आप एक दूसरे को जानते नहीं हो, पर पंडित जी ने आपको कह दिया। तो पुजारी द्वारा आशीर्वाद देने के बाद लड़के और लड़की का व्यवहार में अटपटापन आ गया, क्योंकि पुजारी ने उनको पति पत्नी समझ लिया था, और पति पत्नी समझकर ही वो आशीर्वाद दिया था। ठीक है, अब अगला चैप्टर है कुटज। कुटज चैप्टर से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो कुटज को गाढ़े के साथी क्यों कहा गया है, गाढ़े का साथी क्यों है वो? तो देखो, कुटज को गाढ़े का साथी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी इसी कुटज के फूल ने कालिदास जी के दुखी दिल को सहारा दिया था। शिवालिक की अत्यंत ऊंची चोटियों पर उन्हें केवल यही एक सहारा मिला था, जिसने सांत्वना देकर धैर्य प्रदान किया था। कि वो हिमालय के ऊंची चोटियों पर जहाँ कोई फूल वूल आपको ज्यादा नहीं दिखेगा, सिर्फ एक ये कुटज ही है जो आपको वहां पर भी नजर आता है। नाम क्यों बड़ा है, लेखक के विचार में अपने शब्दों में लिखिए। देखो, नाम की वैल्यू कब होती है? नाम इसलिए बड़ा नहीं होता कि वो सिर्फ एक नाम है, बल्कि इसलिए बड़ा होता है कि समाज में उस नाम की स्वीकृति है, कि जो आपका नाम है तो उससे आप कर क्या रहे हो। सामाजिक सरोकार ही नाम को बड़ा बनाता है। समाज में अगर कुछ किया है आपने, तो आपके नाम कुछ भी हो वो बड़ा हो जाएगा। अगर समाज में कुछ नहीं किया, तो नाम कितना खतरनाक रख लो, वो नाम का कोई महत्व नहीं है। तो नाम समाज का दिया हुआ एक सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी होती है। ठीक है, अब सचिन बहुत है, लेकिन तेंदुलकर हर कोई नहीं है। तेंदुलकर कैसे है वो? क्योंकि उन्होंने समाज में वो काम किया है अपनी इंडिया के लिए। ठीक है, तब वो सचिन वर्ड का नाम इतना बना है। तो जो समाज स्वीकृति देता है, वही आपके नाम का असली महत्व है। कुट, कुटज और कुटनी शब्दों का विश्लेषण कर उनमें आपसी संबंध स्थापित करो। कुट का अर्थ होता है घर या फिर घड़ा। कुटज का शाब्दिक अर्थ होता है घर में पैदा होने वाला। कुटज यानी कि कुट, घर के अंदर पैदा जो हुआ हो। कुटनी, एक गलत ढंग से कार्य करने वाली दासी को कहा जाता है कुटनी, गलत काम करने वाली। और कुट का अर्थ घड़ा या घर से लगाया जाता है। संस्कृत में कुठारिका और कुटकारिका दासी को कहा जाता है। कुटिया और कुटीर शब्द भी इसी से जुड़ा हुआ है। कुटिया है ना, एक घर वगैरह जहां पे कोई रहता है अंदर। तो इसी शब्द का अर्थ घर भी है, अतः घर में कामकाज करने वाली दासी कुटकारिका तथा कुठारिका आप कह सकते हो। तो इस तरीके से है, इन तीनों का अर्थ आपको बता दिया। कुटज पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। तो जब आपने कुटज पाठ पढ़ा है तो आपको समझ आया होगा, सुखी रहना है या दुखी रहना है, या आपके मन का विकल्प है। मानव जीवन में दुख और सुख तो धूप छाया के समान आते रहते हैं। कभी आप सुखी रहोगे तो कभी आप दुखी रहोगे। दुख के बाद सुख आएगा, सुख के बाद दुख भी आएगा। वरना आपको पता कैसे चलेगा कि सुख किसे कहते हैं? अगर लाइफ में दुख नहीं आएंगे तो आपको सुख का मजा नहीं पता चलेगा, और सुख नहीं आएंगे तो आपको दुख के बारे में नहीं पता चलेगा। सो इस तरीके से अगर आपका मन वश में रहेगा तो आप खुश रहोगे, मन परवश में रहेगा तो आप बहुत ज्यादा दुखी रहोगे। ठीक है, जिसका मन, जो दूसरों की चापलूसी करते हैं, जो खुशामदी करते हैं दूसरों की, ना और दांत निपोरना, हाँ हजूरी करना दूसरों की बातों में, वो हमेशा दुखी रहेगा। लेकिन जिसका मन अपने वश में है, तो वो क्या है, अपने को मतलब क्या करेगा, अपने आप को छिपाने के लिए झूठे आडंबर रचता है तथा दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। जो भी आदमी दूसरों को जाल में फंसा रहा है, वो खुद उस जाल में फंसेगा। ठीक है, कुटज क्या केवल जी रहा है? लेखक ने यह प्रश्न उठाकर किस मानवीय कमजोरी पर टिप्पणी करी है? तो कुटज का जो फूल है वो केवल जी रहा है, शब्दों से लगता है जैसे कोई क्या मजबूरी में वो जी रहा है, लेकिन कुटज के साथ ऐसा नहीं है। वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर जी रहा है, वो जीना चाहता है। वो केवल जी नहीं रहा है, वो शान से जी रहा है, वो स्वावलंबन के साथ जी रहा है, वो किसी पर डिपेंड होकर नहीं जी रहा है। ठीक है, तो इससे क्या है ना, हम एक कहते हैं ना केवल जी रहे हैं। जीने की इच्छा होनी चाहिए भाई आपके अंदर, आपको पता होना चाहिए आपको आगे क्या करना है। तो जीने की इच्छा है कुटज के अंदर, वैसे ही आपके अंदर भी होनी चाहिए। तो जो लोग सिर्फ जी रहे हैं ना, वो संघर्ष कभी नहीं करेंगे। जो मिल जाता है वो उसी में संतुष्ट रहेंगे। कठिन परिस्थितियों से वो कभी टकरा नहीं पाएंगे, और जो उनको करना है वो कभी कर नहीं पाएंगे। मन से अगर कोई हारा हुआ है, जब तक अपनी इस प्रवृत्ति को त्यागोगे नहीं, जब तक जीवन का आनंद नहीं आएगा। केवल जीना नहीं है, जीने का एक कारण होना चाहिए। अब मैं आपको बुक 2 की तरफ लेके चलता हूं, जो आपकी बुक सेकंड है, अंतराल भाग 2। पहला चैप्टर है यहां से सूरदास की झोपड़ी। सूरदास की झोपड़ी से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं।
चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, इसके आधार पर सूरदास की मनोस्थिति का वर्णन कीजिए। तो देखो, आपको इतना तो पता होगा इस चैप्टर को पढ़कर कि सूरदास कौन है। एक अंधा भिखारी है, दृष्टिहीन व्यक्ति है। वो अपने जीवन से लेकिन संतुष्ट रहता है। वो भीख मांगता है, भीख मांगकर उसने लगभग 500 से कुछ अधिक रुपए इकट्ठा करे हैं। कुछ इतना अमाउंट इसने जोड़ा है, ठीक है। और वो इन 500 रुपयों को एक पोटली में रखता है। ये रुपए चांदी के सिक्के हैं। जो पैसे उसने जोड़े हैं वो उसको एक पोटली के अंदर रखता है। चांदी के सिक्के हैं उसके पास। और वह दूसरों के प्रति हमेशा दया भावना रखता है, कभी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता, सहानुभूति रखता है। गांव में भैरव नाम का एक व्यक्ति है। अब इस कैरेक्टर को आप समझ लो, ये विलन है। इस पूरी कहानी का जो सबसे बुरा व्यक्ति है वो भैरव है। और ये भैरव जो है सूरदास से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है। तो जब भैरव अपनी सुभागी को पीटता है, सुभागी कौन है, भैरव की पत्नी है, तो वो भागकर सूरदास की झोपड़ी में छुपने चली जाती है। क्योंकि उसको पता है एक सूरदास ही है जो सबकी मदद करता है। तो वो उसको छुपा भी देता है। अब लोग गांव के बोलते हैं कि भाई देख, सुभागी तेरी पत्नी हर बारी तुझसे लड़कर सूरदास की झोपड़ी में क्यों छुपती है जाके, पक्का इन दोनों के बीच में कोई अनैतिक संबंध है, कोई गलत संबंध होगा। तो ऐसे में भैरव और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वो कहता है मैं सूरदास की झोपड़ी जला दूंगा जहां जाकर वो छुपती है। तो वो उसकी झोपड़ी भी जला देता है, साथ साथ उसके 500 रुपए भी चुरा लेता है जो उस बेचारे ने भीख मांग कर इकट्ठे करे थे। तो सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। लोगों को इस बात का पता भी है कि भैरव ने सूरदास से ईर्ष्या की है। और मतलब इसलिए भाई जब जगदर भी सूरदास से पूछता है कि जब सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो जगदर नाम से कैरेक्टर है कि भाई ये आग कैसे लग गई, आज का चूल्हा नहीं ठंडा किया था क्या तूने, चूल्हे से तो नहीं लग गई। तो एक व्यक्ति वहीं खड़ा था नायक राम नाम से। वो कहता है बेटे बात सुन, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। यानी कि दुश्मनों के कलेजे में जो आग लगी हुई है ना, वो ठंडी नहीं हो सकती थी। ये पक्का इनडायरेक्टली एक इशारा था कि भैरव ने ही उसकी झोपड़ी को जलाई है। और उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसकी झोपड़ी जलकर राख हो गई, बल्कि उसके मन में इस बात का दुख था कि कहीं वो पोटली भी ना जल गई हो जहां पर उसकी उम्र भर की कमाई है। उसको उस पोटली का ज्यादा दुख था। और उस पोटली से वो अपने पूर्वजों तथा उसके द्वारा संचित कोष मानता था कि ये एक हमारे पूर्वजों की संपत्ति है। और उसके लिए बहुत, मान के चलो, एक आशा का दीपक थी वो पोटली। तो इस प्रकार पोटली के खो जाने या जल जाने का भय सूरदास को बहुत दुखी कर रहा था। यह फूस की राख नहीं थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। तो फूस की झोपड़ी बनती है, घास फूस कहते हैं ना, तो फूस की बनती है झोपड़ी। तो सूरदास आपको पता ही है, सारी चीजें मैं बता चुका हूँ आपको, वो क्या करता था क्या नहीं करता था। और 500 रुपए जोड़े थे ये भी बता चुका हूँ। पड़ोसी उसका नफरत करता था ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। और सूरदास कैसे लगातार उसकी पत्नी की भी हेल्प करता था ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा उसने झोपड़ी में आग लगा दी ये भी हम पीछे कर चुके हैं। ज्यादातर इसके आंसर जो बनेंगे वो मिलते जुलते से बनेंगे, ठीक है। और इसके बाद में अगर आपको बताऊं, तो सूरदास को लगा जब उसकी झोपड़ी जल गई, तो उसे लगता है अगर पोटली भी मेरी जल गई होगी लेकिन थे तो मेरे सिक्के, वो थोड़ी ना जलेंगे। तो वो पूरी राख को छानता है। उसकी झोपड़ी जलने के बाद की जो राख थी उसको वो छानने लगता है। कभी उसके हाथ में कोई बर्तन आ जाता है, कभी कोई ईंट का टुकड़ा आ जाता है उसके हाथ के अंदर। तो वो इस राख को ऐसे टटोल टटोल कर देख रहा था जैसे पानी में मछलियां टटोल रहा हो। उसको जैसा लग रहा था कि जैसे मछलियां होती है ना, वैसा लग रहा था। तो जब उसके हाथ पोटली नहीं लगी तो वो बेचारा बहुत ज्यादा निराश हो गया। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया और मुख से उसके एक चीख निकल गई। और वहीं बैठकर रोने लगा। और बहुत दुख था। वो कहता है कि भाई ये मेरी फूस की राख नहीं है सिर्फ, प्रेमचंद जी ने लिखा है ना, वो कहता है ये सिर्फ फूस यानी कि झोपड़ी में घास फूस की आग नहीं है। उस बेचारे की अभिलाषाएं जल गई हैं सारी, जो उसने सोचा हुआ था पिंडदान वगैरह करना है और ये वो। सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था। तो जगदर गांव का ही एक व्यक्ति है और सूरदास उससे शेयर नहीं करना चाहता था कि आखिर उसके साथ ऐसा हुआ है, उसका पैसा चुराया है। तो होता क्या है, कोई भी एक गरीब और अंधा भिखारी है ना, अगर वो पैसा जोड़ रहा है तो लोग उसको शक की दृष्टि से देखेंगे, इतना गरीब व्यक्ति पैसा लाया कहाँ से। तो उसको लज्जा लग रही थी। क्योंकि हो क्या भाई, उसके लिए गरीबी इतनी लज्जा की बात नहीं है, पर भिखारी के हाथ में 500 रुपए चांदी के सिक्के होना लज्जा की बात है। क्या पता उस पर कोई बातें बनाए कि ये सिक्के कहाँ से आए। तो सूरदास चाहता था कि भाई वो अपना पिंडदान करेगा पितरों का, मिठुआ का ब्याह करेगा और गांव के लिए कुआं बनवाएगा। ये उसने सोच रखा था। और वो एहसास करवाना चाहता था कि गरीबों की सहायता ईश्वर अपने आप करता है। उस बेचारे ने इतना सब कुछ
सोच रखा था। और उसका मानना था कि अगर भिखारी धन संचय करता है तो वो पाप संचय के बराबर है, क्योंकि भिखारियों के ऊपर ना लोग तरह तरह के इल्जाम लगा सकते हैं कि ये इतना पैसा लाया तो लाया कहाँ से, और पापी कहलाऊंगा। तो इसी वजह से वो कहता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और वो अपनी जगदर से आर्थिक हानि जो है गुप्त रखना चाहता था, बताना नहीं चाहता था। अगला प्रश्न है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। तो जब हुआ क्या, झोपड़ी जल गई और पोटली खो गई, तो सूरदास बहुत ज्यादा निराश था। और लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति और एक उत्साह बाकी था। वो उठ खड़ा हुआ, अपने दोनों हाथों से राख के ढेर को ऊपर उड़ाया। तभी वहां पर मीठुआ और घीसू ये आपस में खेल रहे थे। तो 20 लड़के आकर सूरदास के साथ राख उड़ाने लगे, वो भी मिल गए राख उड़ाने में कि चलो भाई, सूरदास अंकल राख उड़ा रहे हैं तो हम भी उड़ाते हैं चल के। और वहां पर मिठुआ कहता है, अलग अलग प्रश्न करता है कि जब वहां इधर उधर राख उड़ रही थी कि भाई मतलब सिर्फ जलने के निशान थे, तो मिठुआ सूरदास से पूछता है, दादा अब हम रहेंगे कहाँ? सूरदास कहता है, देखो बेटा, हम दूसरा घर बना लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। फिर अब यहाँ पे मिठुआ कहता है, अगर फिर किसी ने आग लगा दी? तो सूरदास कहता है, भाई फिर से घर बना लेंगे, ठीक है। फिर 1000 के बाद 100 लाख बार अगर हमारा घर जला दिया किसी ने, हजारों बार, 100 लाख बार, तो क्या होगा? तो सूरदास कहता है, तो हम 100 लाख बार भी दोबारा अपनी झोपड़ी बनाएंगे। ये इनका एक दृढ़ निश्चय है। ये उनके चरित्र की विशेषता है कि वो इरादे का कितना पक्का है, परिश्रम करना चाहता है, बहुत भावुक है और हठी है, अपनी जिद से हटेगा नहीं। सूरदास की झोपड़ी से आपको क्वेश्चन आंसर समझा दिए हैं। अब जो अगला चैप्टर है वो है बिस्कोहर की माटी। ठीक है, बिस्कोहर की माटी, चैप्टर 2 अंतराल से। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, कोइया किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं आपको बतानी है। कोइया का मतलब होता है एक जल पुष्प, पानी में उगने वाला पुष्प है। ज्यादातर जहां पर बारिश होती है वहां पर यह उगता है। जब वर्षा के जल से पोखर, तालाब या गड्ढे भर जाते हैं तो उनमें ये अपने आप उग जाता है कोइया। इसको कोकाबेली नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग पूरे भारत में उगता है। शरद चांदनी में, जब ठंड का समय होता है, तो जो सरोवर होते हैं, तालाब वगैरह, उसमें जब चांदनी का वो रिफ्लेक्शन आता है और कोइया के पत्ती के ऊपर जब वो पड़ता है, तो आप मान के चलो पूरा सफेद सफेद सा एक मोती जैसा लगता है, बहुत सफेद सुंदर। और कोइया फूल में एक अजीब ही गंध आती है। बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं है, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। माँ का दूध केवल एक आहार नहीं है, वो संस्कारों का आदान प्रदान है। जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो वो बच्चे के लिए अमृत है, केवल दूध नहीं है। वही एक पौष्टिक भोजन है बच्चे के लिए। बच्चा चाहे कुछ भी खा ले, परंतु माँ का दूध उसकी सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। माँ के आंचल में छिपकर बच्चा बहुत दूध पीता है वहां पे, और माँ भी छिपाकर आत्मीयता के साथ दूध पिलाती है। और बच्चे को जब माँ का दूध नहीं मिलता तो बच्चा रोएगा, सुबकाएगा इधर उधर, है ना। और उसको चाहिए होगा कि हाँ भाई माँ का दूध उसे मिले। तो माँ भी कई बार बच्चे को मारेगी, फटकारेगी, लेकिन फिर भी बच्चा अपनी माँ से चिपटा रहेगा। बच्चा माँ का स्पर्श और गंध भोगता है, बच्चा अपनी माँ से बहुत ज्यादा क्लोज रहता है। छोटा बच्चा भी अगर उनकी मम्मी को घूंघट भी होगा वो तब भी पहचान लेगा ये मेरी मम्मी है, इतना कनेक्शन होता है माँ के दूध से। कई बार छोटे बच्चे माँ का दूध पीते समय जोर से काटते भी हैं, फिर भी माँ उनको मारती नहीं है, अपने से अलग नहीं करती। माँ का दूध, माँ बच्चे के संबंधों को मजबूत करता है, और इसलिए जीवन निर्माण पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। बिस्नाथ पर क्या अत्याचार हो गया, इस चैप्टर के एक कैरेक्टर है बिस्नाथ। तो हुआ क्या, बिस्नाथ बड़ा बेटा था अपनी मम्मी का, और वो माँ का दूध पीता था तो बहुत खुश होता था। लेकिन जब उसके छोटे भाई का जन्म हुआ तो बिस्नाथ का जो माँ का दूध था वो अब उसके छोटे भाई को मिलना था, उसको अब नहीं मिल सकता था। तो हुआ क्या, अब उसका छोटा भाई माँ का दूध पीता था, और बिस्नाथ को गाय का दूध पीने को मिलता था अब, जो कि इसको स्वादिष्ट नहीं लगता था। तो बिस्नाथ को माँ ने अपना दूध पिलाना बंद कर दिया, और माँ के दूध पर अब छोटे भाई का अधिकार हो गया। तो बिस्नाथ को लगा कि भाई मेरे ऊपर तो कोई बहुत बड़ा अत्याचार हो गया है। गर्मी और लू से बचने के लिए उपाय क्या क्या हैं जो आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं, क्या आप जानते हो? कभी आप ये उपाय कभी करोगे अपनी लाइफ में? तो देखो, जो हमारा मध्य भारत है, मिडल इंडिया, ठीक है, अब यहाँ की अगर मैं बात करूं, जब गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ती हैं
तो लगातार गर्मी पड़ने के कारण हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और ये गर्म हवा को ही लू कहा जाता है। खास तौर पर ये लू अगर बच्चों को लग जाए तो बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो गर्मी के दिनों में लू लगने की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो माँ कुछ उपाय करती हैं, जैसे धोती या कमीज से सबसे पहले प्याज बांध देती हैं, या कच्चे आम का पन्ना भी लू से बचाने का एक अच्छा उपाय है। कच्चे आम को भूनो, गुड़ या चीनी के शरबत के साथ उसको खाओ, शरीर पर उसका लेप लगाओ, उसके पानी में नहाओ, तो इससे भी आप लू से बच सकते हो। ये कुछ देसी जुगाड़ हैं। भुने या उबले कच्चे आम को पानी में मिलाकर सिर धोने से भी लू से आप बच सकते हो, ये भी एक इसमें उपाय बताया गया है। तो हम भी इन उपायों से परिचित हैं, आप लिख सकते हो। परंतु आज के युग में कोई इसको ज़्यादा यूज़ करता नहीं है। आज का युग जो है मेडिसिन का युग है, ठीक है, तो लोग दवाई ले लेते हैं। फूल केवल गंध नहीं देते, दवा भी करते हैं। कैसे? देखो, इस चैप्टर में बताया गया है फूल सिर्फ खुशबू नहीं देते, कई मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। और मैं अगर आपको बताऊं कि सुगंध तो अच्छी है, आकर्षित करते हैं फूल हमें, लेकिन सुगंध के साथ साथ फूलों की गंध का संबंध सांप, महामारी, देव, चुड़ैल आदि से भी जोड़ा जाता है। कैसे? गुड़हल का फूल देवी का फूल माना जाता है, देवी को चढ़ता है। नीम का फूल और जो है उसके जो पत्ते हैं नीम के, वो चेचक के रोगी को बहुत काम आते हैं। बेर के फूल में भी एक अजीब तरीके का नशा होता है, इसे सूंघकर बर्रे या ततैया का डंक भी आपको उतर सकता है। वो इतना पावरफुल उसकी फ्रेग्रेंस होती है कि डंक तक उतर सकता है, बचा जा सकता है जहर फैलने से। बेर के फूल हाथ में पकड़ने या जेब में भर लेने से या कमर में धागे से बांध लेने से जहर झड़ जाता है। इस प्रकार फूल सिर्फ गंध नहीं देता भाई, फूल मेडिसिन भी है। अगला चैप्टर है अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में, अंतराल बुक का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 3 है। मैं आपको बताता हूँ कि जो अपना मालवा वाला चैप्टर है, यहाँ से क्या क्या प्रश्न आपके बनते हैं। तो मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है, तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ता है। तो जब बहुत ज्यादा बारिश होगी, मालवा में बरसात की झड़ी लगी रहेगी, तो वहां के सभी नदी नाले, ताल तलैये पानी से भर जाएंगे लबालब। कई जगह बाढ़ की स्थिति भी आ सकती है, लगातार पानी बरसेगा तो होगा क्या, फसल भी पानी में डूब जाएगी। गांव शहर में नदियों का पानी घुस सकता है, ठीक है, घुस सकता है। इससे लोगों की जो डेली रूटीन है वो प्रभावित होगी, जान माल की हानि हो सकती है। कई बार बहुत ज्यादा फसल खराब होगी तो अन्न की कमी भी हो सकती है यहाँ पे। और अगर सोयाबीन की फसल खराब हो जाएगी तो गेहूं और चने की फसल बढ़िया होगी, ऐसा भी लोगों का अनुमान है। अगर इन केस ये होता है तो ये फसल तो बच जाएगी। लगातार झड़ी लगने से तालाब पानी से लबालब भर जाएगा, इससे गर्मी के दिनों में सूखे की स्थिति पैदा नहीं होगी। एक ये भी है कि अगर बहुत ज्यादा तालाब वालाब में पानी रहेगा तो उससे ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाएगा। तो मालवा में बरसात की झड़ी से एक तो पॉजिटिव चीजें भी होती हैं और कुछ नेगेटिव चीजें तो है ही हैं, ठीक है, दोनों पक्ष हैं। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। इसका कारण क्या है? देखो, हमारी जीवन शैली और हमारा जो रहन सहन का तौर तरीका है, इसकी वजह से क्लाइमेट बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। जो आपका ऋतु चक्र है, ठीक है, क्लाइमेट का जो एक साइकिल होता है वो बदल रहा है। फसल उगाना और काटना उसका एक समय होता है, अब लगातार उस समय में बदलाव आ रहा है, मौसम बदल रहा है। हमारा जो वायुमंडल होता है उसका तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बेमौसम की बारिश हो रही है। और जब बारिश नहीं होनी चाहिए तब बारिश होगी तो अत्यधिक बरसात हो जाएगी, और मानसून पूरा बिगड़ जाएगा, जो एक टाइम बना होता है मानसून का। और बरसात के महीनों में कम बारिश हो रही है, नॉन रेन महीनों में बारिश ज्यादा हो रही है। तो मालवा क्षेत्र की भी यही कहानी है, इसलिए गत वर्षों की अपेक्षा अब मालवा क्षेत्र में पानी कम बरसता है। जो मानसून की बारिश है वो उतनी वहां पर अब नहीं पहुंचती जितनी पहले वहां पर बरसा करती थी। मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज रेनेसा के बहुत पहले हो गए थे। हम मानते हैं कि हमारे को ज्ञान जो है ना वो रेनेसा से पहले नहीं था। हम मानते हैं कि पुनर्जागरण के बाद लोग जागे हैं दुनिया के टेक्नोलॉजी को लेकर। नो भाई, ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में बड़े बड़े राजा हुए हैं, मालवा में ही देख लो, विक्रमादित्य, राजा भोज, राजा मुंज, बहुत प्रतापी राजा हैं। और इन्होंने एनवायरमेंट को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। जो वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न कंट्रीज जब जाग रही थी ना, उससे पहले इंडिया हमारा बहुत आगे पहुंचा हुआ था। ऐसा नहीं है कि हम भी उनके साथ जागे हैं। हम जल को बचाने की योजना पहले ही चल रही थी हमारे यहाँ पे। हमें पता है कि अगर क्षेत्र में हरियाली रखनी है तो यहाँ पर पानी को रोक कर रखना होगा। तो राजाओं ने तालाब और बड़ी बड़ी बावड़ियां बनवाई थी, और बरसात का पानी पठार के ऊपर तालाब और बावड़ियों में रोका गया, ठीक है। और पठार पर लगातार पानी रोका रहने से वहां पर क्या होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा,
ठीक है, पृथ्वी के गर्भ में पानी जाएगा तो पानी का रखरखाव सही से हो पाएगा। तो पश्चिमी जो अंग्रेज है ना, उनके जागने से पहले ही हमारे मालवा प्रदेश के जो राजा थे वो पहले से ही जाग रहे थे और उन्होंने पानी को बचाने का सारा जुगाड़ बहुत पहले से बना रखा था। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब हम काव्य खंड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो काव्य खंड से सबसे पहले हमें देवसेना का गीत, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आते हैं उसको डिस्कस करना है। पहला प्रश्न है, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। ये जो लाइन आई है, इस लाइन का मतलब क्या है, इसका भाव बताना है आपको। तो इस लाइन के माध्यम से देवसेना बता रही है कि उसका अतीत कितना दुखदायक रहा है, कि वो कह रही है कि वो आजीवन अपने हृदय में कोमल भावनाएं संजोती रही। वो स्कंदगुप्त से इतना प्यार करती थी, वो अपने मन में वो कोमल भावनाएं रखती थी जीवन भर, और ये सब उसने भ्रमवश किया। उसको पता होता कि इसका परिणाम क्या होगा तो शायद वो नहीं करती, क्योंकि जिसे उसने अपने द्वार पर आने पर ही लौटा दिया था उसके लिए कोमल कल्पनाएं करना व्यर्थ है, क्योंकि स्कंदगुप्त तो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ठीक है, तो ये है, इसलिए अंत में उसको फील हुआ देवसेना को कि जितना मैंने ये भावनाएं रखी थी संजो के, वो कहीं ना कहीं अब उसको लुटाना पड़ रहा है, और जीवन भर की जो कोमल जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशनल्स हैं, एक पूंजी है, वो उसको बचा नहीं पाई। ठीक है, उसको बहुत दुख हो रहा है। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? देवसेना के गीत के अंदर एक लाइन आई थी, मेरी आशा आ बावली। तो आशा को बावली कहने का कारण क्या है? इसलिए कहा गया है, आशा मीन्स एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो होता क्या है, मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार की आशाएं लगाए रहता है, ये करेगा, वो करेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, परंतु अगर वो काम उसके अकॉर्डिंग नहीं होता तो शायद आपको बुरा लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादातर जो हमारी आशाएं होती हैं वो अधूरी रह जाती हैं अथवा पूरी नहीं हो पाती, और वह बार बार आशाएं पूरी ना होने पर भी आशा लगाकर बैठा रहता है कि अब नहीं तो कल तो उसकी आशा पूरी हो ही जाएगी। तो आशाओं को लेकर यहाँ पे कवि कहते हैं कि निरंतर आशा के सहारे जीवन जीना देखकर ही कवि ने बोला है कि आशा तो बावली है, आप आशाओं के चक्कर में मत रहो। ठीक है, ये है, रियलिटी में रहो। कार्नेलिया का गीत, जो एक और आपका काव्य खंड से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे। कार्नेलिया का गीत कविता में जयशंकर प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? तो कार्नेलिया का गीत पूरी तरीके से हमारे भारत की प्राकृतिक सुंदरता को बताता है। तो कार्नेलिया का गीत कविता जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से ली गई है, और इसके अंदर यूनान के सम्राट सिकंदर सिकंदर के महान उत्तराधिकारी सेल्यूकस की जो बेटी है कार्नेलिया, वो भारत की सुंदरता का वर्णन कर रही है बैठकर, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर, और उसी ने ही इस गीत को गाया भी है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कविता में बताया गया इंडिया कैसा है। वास्तव में वो मानती है कि हमारा देश मधुमेह है, यहाँ के लोग मिठास से भरे हुए हैं, हमारा देश राग एवं प्रेम की भूमि है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से बहुत प्यार करता है, जहाँ हम किसी को अनजान को भी एक सहारा देते हैं, जिसको नहीं जानते उसको भी हम आश्रय देते हैं। इतना प्यारा है हमारा देश भारत। भारत देश का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको बताते हुए कॉर्नेलिया ये कहती है आगे कि हमारा देश वो स्थान है जहां पर लालिमामय आभा से सुंदर तरु शिखाएं नाचती हुई दिखाई पड़ती हैं। यानी कि जब सूर्य की किरणें पेड़ों की शिखाओं पर, टहनियों पर, पत्तों पर पड़ती हैं तो वो बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, मानो वो नाच रही हो, लाल लाल सी जब रोशनी आती है। और सुबह सुबह जो सूर्य की किरणें होती हैं वो तो भाई इतना सुंदर लगती है, मॉर्निंग की जो रोशनी पड़ती है वो उससे भी मतलब सुंदर शाखाएं चमक उठती हैं। कमल के फूलों के पराग कोश सूर्य की किरणों के कारण जगमगा उठते हैं। जो कमल का फूल है, ठीक है, उसका जो पराग कोश है वो भी जगमगा उठता है, जो ये वाला एरिया है, जब उस पर किरणें पड़ती हैं। और जब जितने भी खेत हैं, हमारा कृषि प्रधान देश है, तो खेतों के ऊपर जब वो मंगलमय कुमकुम बिखरता है, यानी कि वो कुमकुम क्या है, सूर्य की लालिमा जब बिखरती है, मानो किसी ने कुमकुम बिखेर दिया हो ऐसा लगता है। तो पूरी प्रकृति आपको लगेगी बिल्कुल सचेतन, एकदम ऐसे रियलिस्टिक, कि मान लो प्रकृति जाग उठी हो। और यहाँ के पक्षी भी इतने सुंदर हैं भारत के कि उनके जो पंख हैं वो इंद्रधनुष की तरह अलग अलग रंग बिरंगे पंख हैं। पंख पसार कर हर कोई ठंडी ठंडी हवा के सहारे इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, अपना ही अपना देश है। बाहर से आने वाला पंछी भी यहाँ ही आता है
और यहाँ के पंछी तो रहते ही यहीं हैं। कहने का मतलब है अनजान को भी हम सहारा देते हैं। इसके अलावा कार्नेली आगे कहती है कि यहाँ के लोगों की आंखों में वर्षा ऋतु के बादलों की तरह करुणा का जल भरा रहता है। जैसे वर्षा ऋतु में बादलों में जल होता है, वैसे ही यहाँ के लोगों की आंखों में प्यार की करुणा का जल है। यहाँ पर एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव स्नेह भाव रहता है। यहाँ पर असीम आकाश में बहती हुई वायु की तरंगे किनारा पाकर टकराती हैं, अर्थात जहाँ चारों ओर शीतल वायु बहती रहती है। ये वो देश है जहाँ पर चारों तरफ ठंडी हवा चलती है और यहाँ पर हर कोई हवा के सहारे आता है। और सुबह सुबह के समय तो ऐसा दिखता है, जो तारे होते हैं वो रात भर चमकते हैं, पर जब सुबह का प्रातः काल का टाइम हो रहा होता है तो वो तारे धीरे धीरे फेड होने लगते हैं। लगता है मानो वो भी अब नींद लेने जा रहे हैं, वो भी अब सोने जा रहे हो। और जब सुबह की किरणें निकलती हैं स्वर्ण के जैसी गोल्डन किरणें निकलती हैं, तो मानो जैसे उषा रूपी नायिका, खुद यहाँ पे मानवीकरण कर दिया गया है मॉर्निंग का ही, कि खुद नायिका ही आकर एक कलश से सब कुछ यहाँ पे गिरा रही हो, ठीक है, उन किरणों को। अब सरोज स्मृति है, ठीक है, इसमें हम देखेंगे शोक गीत है भाई। सरोज स्मृति के अंदर क्या है, तो जो सरोज है निराला जी की बेटी, तो सरोज जी जब दुल्हन बनी थी तो उनका रूप कैसा था, वो नव वधू का रूप आपको बताना है। तो सबसे पहले तो कलश का पवित्र जल उन पे छिड़का गया, वो मंद मंद हंस रही थी, अपने पिता की ओर देख रही थी, और उनका मुख बहुत सुंदर था। और आगे आने वाला जो उनका दाम्पत्य जीवन है, उनकी अनुभूतियां लग रही थी कि हाँ भाई वो खुश रहने वाली है आने वाले जीवन में। और वो एक खिली हुई कली के समान लग रही थी, आकर्षक, बहुत सुंदर उनका लुक था। और उनके अंग अंग में प्रसन्नता दिख रही थी कि हाँ सरोज जो है वो बहुत हैप्पी है जब वो दुल्हन बनी हुई थी। और उनके नेत्र जो है वो झुके हुए थे और होठ थर थर कांप रहे थे, क्योंकि वो एक नई दुल्हन थी। और वो श्रृंगार की साक्षात मूर्ति लग रही थी, क्योंकि दुल्हन का श्रृंगार होता है, तो वो श्रृंगार में बहुत अच्छी लग रही थी, ठीक है। आकाश बदलकर बना मही में, आकाश और मही का मतलब क्या है, तो इस पंक्ति में कवि ने आकाश को नायक और मही को नायिका के रूप में चित्रित किया है। क्यों, कवि को ऐसा लगता है मानो वातावरण में सर्वत्र दाम्पत्य भाव व्याप्त हो गया है, यानी कि ये शादी का जो माहौल है ये पूरे आप मान के चलो वातावरण में फैल गया है। और इसलिए आकाश भी ऊपर रहने के भाव को त्याग कर अपनी प्रियतमा धरती से मिलने नीचे आकर उनके साथ एकाकार हो गया है। तो इतना डीप मैसेज है कि जो आकाश है धरती है इतनी दूर है, तो यहाँ धरती पर चल रहा है ना उनका विवाह, इतना ज्यादा दाम्पत्य मही पूरा वातावरण हो गया कि खुद आकाश भी धरती से मिलने नीचे आना चाहता है, ऐसा यहाँ पे निराला जी कहना चाह रहे हैं। सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार से भिन्न था, किस प्रकार से अलग था, अब ये आपको बताना है। जो नॉर्मल लड़कियों की शादी होती है और सरोज की शादी में क्या डिफरेंस था, बहुत अलग था भाई। उसके विवाह में उसके पिता ने कोई दान दहेज नहीं दिया था सबसे पहले, ठीक है। इसके अलावा कोई सगा संबंधी नहीं आया था सरोज के विवाह में, ना किसी को निमंत्रण दिया गया था, शादी का कार्ड भी नहीं दिया गया था, कोई गीत नहीं गाया गया था, लोग रात भर जागे भी नहीं थे। तो शादी एक बिल्कुल ही अलग थी सरोज वाली, ठीक है। और सामान्य जनता के लोग थे, थोड़े बहुत साहित्यकार थे जो निराला जी के दोस्त थे। विदाई के समय भी जो कन्या को शिक्षा दी जाती है वो उसकी माँ देती है, लेकिन उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी, तो वो शिक्षा भी खुद निराला जी ने ही दी थी। वह लता वहीं की जहां कली तू खिली। अब ये लाइन के अंदर क्या बताया जा रहा है, तो इस लाइन के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहता है कि सरोज की माता उस परिवार की थी जिस ननिहाल में सरोज कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद गई थी। उस टाइम ससुराल में रहकर सरोज अपने ननिहाल चली गई थी। ननिहाल का मतलब जहां उनकी माता छोटे से बड़ी हुई, ठीक है। अब हुआ क्या, सरोज भी उसी लता रूपी माता की एक कली थी ना, असली पेड़ से जो लता है वो तो उसकी माता है, उस लता की ही एक कली सरोज है, ठीक है। तो यहाँ लता सरोज की माता और कली खुद सरोज के लिए यूज किया गया है। और अगर मैं आपको बताऊं, सरोज की माँ का तो वो मायका था, तो सरोज को भी वहां पे बहुत प्यार मिला। जब उनकी मम्मी की डेथ हुई थी तो उसके बाद से ही ननिहाल से बहुत प्यार मिलता था सरोज को, पालन पोषण भी वहीं हुआ था, ठीक है। अब आगे की कविता है, यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। अब इससे जो प्रश्न बनते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए बताना है आखिर ये दीप किसका प्रतीक है, और इस दीप को कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा और मदमाता क्यों कहा है। आखिर ऐसा क्या है, क्यों उसको स्नेह भरा, गर्व भरा, मदमाता कहा जा रहा है।
तो क्यों कहा है? क्योंकि देखो भाई, इस कविता में कवि ने दीप अकेला को उस अस्मिता का प्रतीक माना है जिसमें लघुता में भी ऊपर उठने की गर्व भरी व्याकुलता विद्यमान है। एक ऐसा दीपक जो छोटा होते हुए भी ऊपर उठ सकता है, वो क्षमता है उसके अंदर, और वो प्रेम से भरा हुआ है। जो एक दीपक में एक तेल से भरा होता है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के काम आ सकता है, वो उसको अपने अंदर प्रेम रखना चाहिए, वो प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। और एक ऐसा दीपक जो होगा वो गर्व से युक्त होकर ऊपर उठेगा और मस्ती से भरकर अपना प्रकाश चारों ओर बिखेरेगा। सिमिलरली एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के काम आ सकता है, अगर वो ऊपर उठेगा तो वो अपने प्रकाश से पूरे समाज को प्रकाशित करेगा। और ये दीपक अकेला होते हुए भी एक आलोक स्तंभ के समान है। ये चाहे बेशक से ऐसा आदमी एक हो, पर समाज में ऐसा एक भी होगा तो समाज प्रकाशित हो उठेगा। यह दीप अकेला, पर इसको भी पंक्ति को दे दो तो इसके आधार पर व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है? व्यष्टि मीन्स व्यक्ति, समष्टि मीन्स समाज। एक व्यक्ति जो इतना स्किल्ड है, इतना काम का है, जो इतना प्रकाश फैला रहा है, वो अकेला किस काम का? यदि वो समाज के काम आ जाएगा तो समाज का भला कर देगा। समाज के साथ जोड़ो। व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होते हुए भी उसके अस्तित्व की सार्थकता समाज के प्रति स्वयं के विसर्जन में ही है। आपके पास कितना भी ज्ञान है, लेकिन अगर आप समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है। समाज के साथ मिलकर वो अपनी सेवा दे तो राष्ट्र भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा, समाज तो मजबूत होगा ही होगा। क्षण के महत्व को उजागर करते हुए एक बूंद कविता का मूल भाव बताओ। एक क्षण का क्या महत्व होता है? क्षण, ठीक है। होता क्या है, मनुष्य अपने क्षण भर के जीवन को भी बूंद की तरह सार्थकता प्रदान कर सकता है। जब समुद्र से एक बूंद उछलती है तो वो थोड़े समय के लिए आसमान में रहती है, उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वो चमकती है, पर एट द एंड रियलिटी यही है, उस बूंद को वापस उस समुद्र में मिलना है जाके। वो समुद्र हमेशा चमकते नहीं, मतलब वो बूंद समुद्र से अलग होकर हमेशा चमकती नहीं है। तो ऐसा ही इस कविता में बताया गया, हम इंसानों का जो जीवन है उस बूंद की तरह है। हम समुद्र रूपी परमात्मा के ही अंश हैं। जब हम यहाँ से उछलते हैं, हमारा जीवन शुरू होता है, तो कुछ समय के लिए तो हम जिंदा रहते हैं, पर एट द एंड हमारा जो विलय है वो परमात्मा में ही होना है, उस बूंद की तरह, जो कि अंत में सागर के साथ जाकर मिल जाएगी। तो हर क्षण के मूल्य को मनुष्य को समझना चाहिए। आपका एक एक क्षण बहुत कीमती है। जितना आपको जीवन में सांसें लिखी हैं भगवान ने, बहुत ही आपका कीमती है। तो बूंद का उदाहरण देते हुए कवि बताते हैं कि एक क्षण भी मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। ठीक है, तो क्षण का महत्व बहुत ज्यादा है। तो कवि कहता है कि एक बूंद का सागर से अलग होना, कि इसका यही अर्थ है कि अब उसका नष्ट होना तय है। अगर आप ये सागर से एक बूंद उछली है ना, तो वो उछली है तो वो हमेशा ऊपर नहीं रहेगी, उसका अंत होना भी तय है, वापस वो मिलेगी आगे। ऐसा ही अगर आपका जन्म हुआ है ना, तो ये मृत्यु लोक में आए हो आप, आपको वापस भी जाना है, तो आप इस क्षण को एंजॉय करो जितना टाइम मिला है। लास्ट में आपको फिर वापस परमात्मा से मिलना है जाकर। बूंद सागर से अलग होकर स्वयं नष्ट हो जाती है, परंतु सागर कभी नष्ट नहीं होता, याद रखना। परमात्मा कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा व्यक्ति खत्म होगा, आपकी बॉडी यहीं रहेगी, आपकी आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। परमात्मा यानी वो विशाल समुद्र जो कभी खत्म नहीं होगा। सागर की तुलना यहाँ ब्रह्मा से की गई है स्वयं। ठीक है, तो सागर वही है आगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। बनारस और दिशा कविता, यहां से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं, थोड़ा इस पे भी नजर डालते हैं। तो बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है? बनारस में वसंत के समय क्या क्या होता है, देखो भाई। बनारस में वसंत का आगमन अचानक होता है। वसंत के आगमन पर सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। परंतु बनारस में वसंत का आगमन होने पर लहर तारा या फिर मडुवाडी मोहल्लों की ओर से धूल भरी आंधियां भी चलती हैं। तो ये जो दो मोहल्ले हैं वहीं के हैं। जब वहां से धूल भरी आंधियां चलती हैं तो लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई, यहाँ पे वसंत का आगमन हो रहा है, और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उन्हें धूल फांकनी पड़ जाती है। वसंत में पतझड़ जैसा मौसम हो जाता है, कभी कभी इतनी धूल उड़ती है। खाली कटोरों में वसंत का उतरना, इसका क्या अर्थ है? खाली कटोरों में वसंत का उतरना, तो इस लाइन के माध्यम से कवि ये बताना चाह रहा है कि वसंत के आने पर बनारस शहर में धूल भरी आंधियां चलने लगती हैं, और जो भिखारी खाली कटोरे लेकर बैठे हैं उनकी भी एक उम्मीद है कि जैसे ही वसंत आएगा तो उसके साथ साथ तीज त्योहार भी आएंगे, लोग घूमने भी आएंगे, तो उन भिखारियों के कटोरों में कुछ पैसे भी डालेंगे,
तो कहीं ना कहीं खाली कटोरों में वसंत का उतरना, इसका यही आशय है यहाँ पर कि जो भिखारी कटोरे लेकर बैठे हैं, वसंत से उनको बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं कि वसंत के बाद क्या होगा, लोग आएंगे घूमने और उनको कुछ पैसे यहाँ पे देंगे जिनसे उनका घर चलेगा। बनारस में धीरे धीरे क्या क्या होता है, धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहता है। तो धीरे धीरे देखो, बनारस एक बहुत ही प्राचीन शहर है, वाराणसी। तो बनारस में धीरे धीरे धूल उड़ती है, यहाँ के लोग धीरे धीरे चलते हैं, यहाँ के घंटे धीरे धीरे बजते हैं, यहाँ शाम भी धीरे धीरे होती है। तो यहाँ पर एक धीमी गति से चलने वाला शहर है बनारस। यहाँ के लोग सभी कार्य सहज रूप से आराम से करते हैं, ये भागता दौड़ता शहर नहीं है दिल्ली की तरह। तो उन्हें किसी काम में कोई जल्दी या हड़बड़ी नहीं है जो बनारस के लोग हैं। कवि के अनुसार अपनी धीमी गति से सभी काम करने के कारण बनारस एक ऐसा शहर है जहां पर एक अलग ही अपनी लय में हर कोई काम करता है, और वो लय है धीरे धीरे होने की लय। ठीक है, सब कुछ स्लोली चलता है यहाँ पे। आगे की दो कविताएं हैं अब हमारे सामने, वसंत आया और तोड़ो। दोनों से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं अब हम उसको डिस्कस करेंगे। वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली, वसंत कैसे आएगा, इसके बारे में कवि को कैसे पता चलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो कवि है वो कहते हैं कि उनको कैलेंडर से पता चल रहा है कि वसंत आ रहा है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि किस महीने के किस दिन वसंत पंचमी होगी। वसंत पंचमी से पता लग रहा है हमें कि वसंत आ रहा है। हमें मौसम, पर्यावरण, अपने आसपास का वातावरण देखकर पता नहीं चलता कि वसंत आ गया है। तो इस दिन कवि के कार्यालय में अवकाश भी था वसंत पंचमी का, तो इससे भी उन्हें पता चला कि वसंत आ गया है, कैलेंडर से पता चला। अगला प्रश्न है, कोई 6 बजे सुबह फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में क्या भाव है, क्या फिरकी, क्या इसमें बोला जा रहा है। देखो, इन लाइन के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जब वसंत आता है तो सुबह सुबह जो हवा चलती है ना, वो बहुत साफ सुथरी होती है, ठंडी भी होती है, थोड़ी गुनगुनी सी भी वो हवा होती है। जब आप सुबह वसंत के टाइम पर हवा लोगे तो आपको वो बहुत अच्छी लगेगी। जो हवा के मंद मंद झोंके आते हैं वो मन को बहुत सुख प्रदान करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा उसमें। देर तक नहीं चलती हवा, सूर्य के तेज होने के साथ ही वो हवा में जो ठंडक है वो कम हो जाती है, हवा गर्म हो जाती है। तो जो प्रातः काल, जो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो साफ ठंडी हवा चलती है, सुगंधित हवा, वो एक फिरकी की तरह है जो घूमती घूमती आएगी और घूमती घूमती चली जाएगी। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। वसंत पंचमी के अमुक दिन होने का प्रमाण कवि ने क्या बताया और क्यों, या वसंत पंचमी के अमुक दिन होने का प्रमाण कवि ने ये जो बताया है, ये वसंत कविता के आधार पर आपको इसका आंसर देना है। तो देखो, वसंत पंचमी किस अमुक दिन होगी इसका पता हमें कैसे चल रहा है, दफ्तर में जो कैलेंडर है उसपे जो छुट्टी लिखी हुई है उससे, इसके अलावा नहीं पता। कवि को लगा कि अब वसंत आ गया है, कवि ने कैलेंडर में भी उस दिन वसंत पंचमी लिखी हुई देखी थी। प्रकृति में क्या परिवर्तन हो रहा है उसकी परख हम नहीं कर पा रहे हैं, बाहर क्या चल रहा है, वसंत आ रहा है नहीं आ रहा, हमें नहीं पता चल पा रहा है। सो हमें छुट्टी से पता चल रहा है, बस छुट्टी ही उसका प्रतीक है। वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है उसका प्रतिपाद्य लिखिए। तो वसंत आया कविता में कवि की चिंता ये है कि इंसानों का प्रकृति से नाता जो है, एक वो रिलेशन टूटता जा रहा है। पहले हम प्रकृति को देखकर बता देते थे कि क्या सीजन चल रहा है, ऋतु परिवर्तन इतना ज्यादा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, कि प्राकृतिक परिवर्तनों से ना होकर कैलेंडर से देखकर हमें पता चल रहा है कि भाई इस दिन, इस महीने में, इस तारीख को हमें पता चल रहा है कि कौन सी ऋतु चल रही है। हम बाहर देखकर तक नहीं बता पा रहे हैं कि ठंड है या गर्मी है या कौन सा सीजन चल रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना हो गया है भाई। तो प्रकृति में अब लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे वसंत के आगमन पर पत्तों का झड़ना, नई कोपलों का फूटना, सुगंधित मंद हवाएं बहना, ढाक के जंगलों का दहकना, कोयल की कूक, भंवरे की गुंजमन। तो ये सब चीजें आज हम नहीं नोटिस कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, हमें कैलेंडर देखकर ही पता चल रहा है। ठीक है, आगे है भरत राम का प्रेम और तुलसीदास के पद। यहां से जो आपके क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं कविता के, वो देख लेते हैं। हारे हूं खेल जितावही मोही, तो भरत ने एक लाइन बोली सभा में। तो इसमें भरत कहना चाहते हैं कि श्री राम उनसे बहुत प्यार करते हैं। जब हम बचपन में खेला करते थे तो वो खुद हार कर मुझे जिता दिया करते थे ताकि मैं खुश रहूं। तो भगवान राम सदा अपने छोटों का उत्साहवर्धन करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं जो उनसे छोटे होते हैं। खुद हार कर बच्चों को खुश करते थे वो, कभी भी वो अपने बड़े होने का फायदा नहीं उठाते थे।
वो अपने छोटे भाइयों का बहुत ध्यान रखते थे और उन्हें प्रसन्न देखने के लिए वो खुद भी हार जाया करते थे। ठीक है। मैं जानऊ निज नाथ सुबाहु में राम जी के स्वभाव की क्या विशेषताएं बताई जा रही हैं। तो इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि भगवान राम जी सबके प्रति प्रेम, दया, ममता और करुणा की भावना रखते हैं, बहुत अच्छे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका स्वभाव ऐसा है कि कोई अगर क्रिमिनल भी उनके सामने खड़ा होगा तो वो उस पर भी गुस्सा नहीं करते, इतने सौम्य हैं वो। अपने छोटे भाइयों के प्रति वो विशेष प्रेम रखते हैं, वे हार कर भी अपने भाइयों को जिताते हैं, कभी किसी का मन नहीं दुखाते हैं, कभी कोई गलत काम नहीं करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि भाई वो किसी को गुस्सा दिलाएं या खुद कुछ गलत काम करें। राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या क्या अनुभव करती है। तो जब भगवान राम को वनवास हुआ तो जो माता कौशल्या थी उन पर क्या बीत रही थी देखो। भगवान राम के वन चले जाने के बाद राजा दशरथ की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में माता कौशल्या बहुत अकेली पड़ गई थी, बहुत व्यथा में थी। घर में जहां भी उनको भगवान राम की बचपन की कोई खिलौना, कोई वस्तु दिखती, कोई जूती चप्पल दिखती तो उनको याद आने लगती, भगवान राम की पादुका वगैरह दिखती तो वे राम के बचपन के दिनों के खेलने वाले धनुष बाण को देखती हैं, उठाती हैं, बार बार अपने हृदय से लगाती हैं, आंखों से लगाती हैं। इसी प्रकार बालक राम के नन्हे नन्हे पैरों की सुंदर जूतियां देखकर भावुक हो जाती हैं। उनका हृदय उमड़ पड़ता है कि हे मेरे राम कब वापस आओगे। ठीक है। तो ये उनकी बहुत ही ज्यादा दुखद एक मनोदशा थी। 12 मासा हमारी अगली कविता है मलिक मोहम्मद जायसी जी की। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग महीनों में नागमती की क्या हालत है, वो ही है इसके अंदर बस। ठीक है। इस पूरी कविता में बस एक नायिका नागमती जिसके पति उससे दूर हैं और वो क्या क्या फील कर रही हैं, हर महीने में क्या उनके ऊपर दुख तकलीफ आ रही है, वहां से रिलेटेड प्रश्न आपका आएगा। तो अघन मास की विशेषता आपको बताते हुए बताना है, जो नागमती है, जो विरहिणी है, जो विरह में है, जो अपने पति से दूर है, तो उनकी क्या अवस्था है। तो अगहन महीने में दिन छोटा और रात लंबी होती है, मौसम हो जाता है ठंडा। तो इस महीने में जो नागमती जी है ना, वो और ज्यादा दुखी होने लग जाती हैं और वे अपने पति के असहनीय वियोग को सहन नहीं कर पाती। जो उनका पति उनसे दूर है इतना ज्यादा, तो अब उनसे ही वो चीजें सहन नहीं हो पाती हैं यहाँ पे। और उस पति की जुदाई में लंबी रातें काटना कठिन प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वो जुदा हैं अपने पति से, वो रातें लंबी हैं तो वो नहीं काट पा रही हैं। ठंड से वो कप कपा रही हैं और सर्दी के वस्त्र भी वो नहीं बनवा रही हैं, क्योंकि उनका सिंगार सजना धजना वो सब उनका पति ही तो देखेगा और वो उनसे दूर है। तो ये ठंड भी उनको आग की तरह जला रही है। उन्हें लगता है कि पति के वियोग में उनका जो यौवन है, जो उनका यूथ है, जो उनका जीवन है, वो एक विरह की अग्नि में जलकर भस्म होने वाला है भाई अब। ठीक है। अब वो बिछड़न में ऐसा होगा कि वो बचेंगी ही नहीं, ऐसा उनको लग रहा है। अब एक और महीना है माघ का महीना, इसमें नागमती जी को क्या अनुभूति हो रही है ये आपको बताना है। तो माघ महीने में भी बहुत भयंकर सर्दी पड़ती है और अगेन वो अपने प्रियतम से बहुत ही ज्यादा दूर है, वियोग में है। तो जो नायिका है नागमती जी है, उनके दिन काटे नहीं काट पा रही हैं वो। और माघ के महीने में जो बारिश होती है, तो माघ की वर्षा के समान उनकी आंखों से, जैसे बारिश होती है ना, वैसे ही उनकी आंखों से आंसू ऐसे निकल रहे हैं मानो बारिश से उनके कपड़े भीगे हों, पर बारिश से नहीं भीगे हैं। वो वियोग में जो वो रोई है ना, उनसे आंसुओं से उनके कपड़े भीगे हुए हैं। और वो आंसू जो भीग कर, मतलब उनके कपड़ों को भिगा रहे हैं आंसू, वो तीर के समान चुभ रहे हैं उनके शरीर में। तो माघ की जो तेज हवा चलती है और ओले की बारिश होती है, तो सोचो उनका कष्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। और इसके अलावा माघ के महीने में क्या होता है, पेड़ पौधों में रस आता है, लेकिन उनको रस थोड़ी अच्छा लगेगा, उनका पति ही नहीं है, तो उनको तो ये भी बुरा लग रहा है देखकर। वो दिन प्रतिदिन कमजोर क्षीण होती जा रही हैं और उनका शरीर तिनके के समान हल्का हो गया है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो वो भी हिलती हैं और ये ऐसा लग रहा है कि मेरे को अब ये विरह की अग्नि जलाएगी, मैं राख बन जाऊंगी और हवा के साथ उड़ जाऊंगी। अब ऐसी उनको अंदर से फीलिंग आ रही है। विद्यापति के पद से जो क्वेश्चन बनते हैं, अब वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रश्न आता है, प्रियतमा के दुख के क्या कारण है। जो इस चैप्टर में भी एक प्रियतमा है, यहाँ पर भी कोई लवर है। तो नायक प्रियतमा को छोड़कर प्रदेश चला गया है। यहाँ पर भी एक मेल है एक फीमेल है, नायक नायिका है। जो मेल है वो जा चुका है कहीं दूर, और प्रियतमा जो फीमेल है वो उसके विरह में फिर ये भी परेशान है। अब होता क्या है, जब बारिश का महीना होता है, सावन का महीना आता है,
तो उसकी कामनाएं बढ़ जाती हैं मिलने की, और प्रियतम के वियोग में वो और ज्यादा, अब यहाँ पे विरह की अग्नि में जलेगी भाई। इसका भी वैसा ही है जैसा 12 मासा में आपने देखा था, ठीक है। और ये विरह अवस्था इतनी ज्यादा है कि वो क्या कर रही हैं, वह अपनी इस विरह अवस्था से अपने प्रियतम जिनसे वो प्यार करती है उनको पत्र द्वारा संदेश भेजकर परिचित कराना चाहती हैं कि भाई आप पढ़ो, मेरी हालत कैसी है मैं लिख कर बता रही हूँ, आप पढ़ो। पर उनको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जो ये पत्र पहुंचा सके उनके प्रेमी तक, तो अब वो और ज्यादा दुखी हो रही हैं। कवि ने नयन ना तिरुपति भेल, एक लाइन आई है इसमें पद में, इसके माध्यम से विरहिणी नायिका की क्या मनोदशा व्यक्त करना चाहिए। देखो, इस कथन के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि जो नायिका है वो नायक से बहुत प्रेम करती है, ठीक है, बहुत दुखी है, और दुख का कारण यही है कि वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है, प्रेम करती है, और निरंतर वह उसे अपने पास देखती है, परंतु फिर भी तृप्त नहीं होती। वो तृप्त आंखें नहीं होती हैं, देख अगर आ भी जाएगा प्रेमी, आप उसको देखकर भी तृप्त नहीं होगे, इतना प्यार है। वह बार बार जन्म जन्मांतर तक अपने प्रियतम की छवि को अपने नेत्रों से देखते रहना चाहती है। वो चाहती है हर जन्म बस मैं अपने प्रेमी को देखती रहूं, ऐसा उनका मानना है। और वे जब देखती हैं अपने प्रेमी को तब वो उनमें नयापन दिखता है, वो कभी ऐसा बोर नहीं हो जाती हैं देख देख के। उनको जितनी बार वो देखती हैं अपने प्रेमी को उतनी बार वो उनको नया लगता है, तो उसकी शोभा को वो लगातार देखते रहना चाहती है। विद्यापति के पदों का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। अगर आपसे पूछा जाता है विद्यापति के पद में आपने क्या समझा, आखिर है क्या इसका मूल भाव, इसके मूल में क्या है, तो जो इनका पहला पद था उसमें नायक के वियोग में जो नायिका है बहुत संतृप्त है, बहुत दुखी है, और जो उसका नायक है वो गोकुल छोड़कर मथुरा में रहने लगा है, ऐसा बताया जा रहा है। और सावन के महीने में जो विरह अवस्था जो मैंने पीछे आपको बताई थी वो बढ़ गई है, संदेश वो भेजना चाहती है। फिर दूसरा पद स्टार्ट होता है, तो सावन के महीने में ही नायिका की कामना, मिलने की कामना बढ़ती है। और तीसरे पद में कवि ने बताया है कि कितनी ज्यादा वो वियोग में संतृप्त है, और जो उनकी अवस्था है बहुत ज्यादा खराब हो रही है। प्राकृतिक जो दृश्य हैं जिनको देखकर आनंद मिलता है, अब वो आनंद भी उनको नहीं मिल रहा है जो आनंद उनको मिलना चाहिए, और वो लगातार कमजोर होती जा रही हैं। ठीक है, इसी के साथ आपकी ये हिंदी की वन शॉट कंप्लीट होती है, जहां अंतराल के गद्य और पद्य दोनों से ही आपके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड एग्जाम, और वीडियो को शेयर करें।